अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज लास्ट क्लास का ही पॉइंट है, जो ये वाला कंसेप्ट नहीं था कि अगर सिमेट्रिकली किसी ऑब्जेक्ट में से कोई पीस आप निकालते हो, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस एंड ऑल द पीसेस आर सिमिलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है जैसा कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें 0.6 दे रखा है, 0.6 डिस्क का दे रखा है। अब इसमें से एक सेगमेंट कट किया गया है 60 डिग्री एंगल का, तो ऑब्वियसली ये सेगमेंट जो निकाल रहे हो वो सिमेट्रिकली निकाल रहे हो इसके अंदर से, मतलब कोई रैंडम तरीके से कट नहीं किया गया है, प्रॉपर सिस्टमेटिकली जैसे बर्थडे केक काटते हैं वैसे ही काटा जा रहा है इसको भी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो रहेगा, मतलब ये जो 60 डिग्री का सेगमेंट आप ले रहे हो, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछी जा रही है कि ये कितना होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। तो काफी सिंपल सा ये है कि ये जो 60 डिग्री का सेगमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मानते हैं, तो ऐसे ऐसे और कितने 60 डिग्री के सेगमेंट इसके अंदर से हम कट कर सकते हैं, मतलब एक सेगमेंट तो तुम्हें दिया गया है, और ऐसे ही अगर आप 60 डिग्री के और सेगमेंट्स इसमें डिवाइड कर लो, तो टोटल कितने सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे इस पूरे डिस्क में से, अगर हम 60 के एंगल पर काटते चले जाएं तो 6, तो टोटल 6। टोटल 6 सेगमेंट्स मिलेंगे, और वो 6 के 6 सेगमेंट्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर एक सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा तो दूसरे का भी आई होगा, तीसरे सेगमेंट का भी आई होगा, चौथे का भी आई होगा, यानी इन सबको मिला दें, यानी कि 6 इंटू आई कर दें अगर, तो ये कंप्लीट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। और कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमें 0.6 दे रखा है यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एक सिंगल का आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 0.1, आंसर गलत दिया हुआ इसमें, 0.1 किलोग्राम नहीं मीटर सर, स्क्वायर। उसमें रिमेनिंग डिस्क बोल रहा है। रिमेनिंग का पूछा हुआ है। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, तो रिमेनिंग का फिर लेस कर देंगे, रिमेनिंग का 0.6 में से 0.1 को लेस कर देंगे तो सही आंसर है 0.5 रिमेनिंग वाले का निकालने के लिए। 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज दूसरा टॉपिक टॉर्क वगैरह देंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट का इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था ट्रायंगल के केसेस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, और उसमें कहा था कि ये राइट एंगल के लिए भी वैलिड है कि अबाउट साइड जब निकालते हो किसी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट का, उसके किसी साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये 1/6 उसका मास और अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होगा। ये हम लोगों ने डिराइव किया है पिछली क्लास में। तो इसको यूज करो। अगर ये जो h वाली साइड है, अगर इस h वाली साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को दिया जाता मुझे, h वाली साइड के अबाउट, तो ये हम अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हैं यहाँ पर 1/6 इसका मास और इस h वाली साइड का अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l, उसका स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना है इसमें y एक्सिस के अबाउट है, 1/6 ml स्क्वायर, तो उसकी एक साइड के अबाउट स्टैंडर्ड रिजल्ट के थ्रू आ रहा है। क्वेश्चन में y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, क्या करेंगे इसमें? अब क्वेश्चन में सर जो y, इसमें कॉम से जो एक्सेस जाएगी उसके अराउंड x मान लेंगे, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। क्या इससे डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें क्या? 1/6 ml नो स्क्वायर सर, क्यों नहीं नो लगा? सर, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही है ये वाली। सुबह 2 क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पर जा करके एक वर्चुअल एक्सिस आप इमेजिन करो, एक एक्सिस बनाओ जो सेंटर ऑफ मास से जाती हो पैरेलल, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखो आई सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखेंगे आई सी एम। बट इसके लिए ये भी पता होना चाहिए था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो ये सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि ये सेंट्रॉइड होता है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसकी सेंट्रॉइड होती है। तो अगर इसका वाई एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस आएगा 2l/3 जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आता है, यानी h वाली साइड से ये सेंटर ऑफ मास की एक्सिस l/3 डिस्टेंस पे आएगी। तो इसमें दो बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एक बार सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और इस 1/6 ml स्क्वायर के बीच में, इनके बीच में थ्योरम लगाएंगे। तो वो हम ऐसे लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट का मास और वहां से l/3 डिस्टेंस पर h वाली साइड है, तो m इंटू l/3 स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 इंटू m इंटू l स्क्वायर के बराबर है। एक बार थ्योरम लगाई सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के लिए,
और जो h की साइड से एक्सिस जा रही है इन दोनों के लिए। फिर एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन अब की बार एक्सिस कौन से लेंगे? तो एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, दूसरी एक्सिस ये जो वाई एक्सिस दी गई है आपको। तो इसके लिए इक्वेशन ये बनेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेंटर ऑफ मास प्लस m, वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से 2l/3 का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस वाई एक्सिस जो कि अननोन है। ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ICM एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द वाई एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे इसको सॉल्व कर लेना, क्या बनता है यहाँ से वाई एक्सिस के अबाउट, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट देखो। इसमें कंपोजिट बॉडीज हैं, दो बॉडीज को मिला करके बनाया गया है। तो दो फिगर्स हैं, एक साइड फिगर है और एक एक्चुअल फिगर है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। एक उसमें सर्कुलर डिस्क है, मतलब ये जो ग्रे कलर से है वो एक सर्कुलर डिस्क है, और उसके अंदर एक होल कर रखा गया, कैविटी कर दी है उसके अंदर। सर्कुलर डिस्क और उसके अंदर कैविटी, और उस कैविटी में एक सिलेंडर को फिट कर दिया है। तो जो ग्रे वाला कलर से देख रहे हो वो एक सर्कुलर डिस्क है, उसके अंदर जो थोड़ा सा गोल्डन कलर से आप देख रहे हो वो एक सिलेंडर उसके अंदर से इंसर्ट किया गया है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट करना है आपको इस ब्लैक वाली एक्सिस के अबाउट, जिस ब्लैक कलर से लाइन दी गई है। बाकी उसकी स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन में दिया गया है, कितना मास है, क्या रेडियस है, वो सब दिया हुआ है हमें। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये चीज? देखो यस सर। ठीक है ना, क्लियर है। चलो देखो अब कैसे निकालेंगे इसका आंसर, देखो बताएं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके करवा देता हूँ आपको। एक पहले ये कर लो, पहले एक ये होना चाहिए, सर्कल के अंदर अगर डिस्क मतलब होल कर दें, तो इसको पहले कर लेते हैं फिर उसको बता रहे हैं आपको। जैसे इसके अंदर ये एक व्हाइट कलर से जो देख रहे हो, ये व्हाइट कलर वाला पोर्शन कैविटी है, मतलब एक ड्रिल करके होल कर दिया गया है, यहाँ पर ड्रिल करके यहाँ पर एक सर्कुलर होल कर दिया गया है। और ब्लू कलर से जो देख रहे हो वो एक डिस्क है। तो एक ओरिजिनल डिस्क में से एक कैविटी जनरेट कर दी, उस कैविटी का रेडियस हमें r/2 दिया हुआ है, डायमीटर उसका r है, रेडियस इसकी r/2 है कैविटी की। और रिमेनिंग पोर्शन जो है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आपको कैपिटल M दिया जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो ये निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एक्सिस है वो पासिंग थ्रू पॉइंट C है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। तो इसका पहले कंसेप्ट ये लगाओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आपको रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का निकालना हो, मतलब ड्रिल करने के बाद, कैविटी जनरेट करने के बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो इसके लिए क्या करो, पहले आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, मतलब बिना कैविटी के जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइनस जो हमने उसमें कैविटी जनरेट कर दी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से कर लें। तो जो पहले कंप्लीट ऑब्जेक्ट रहा होगा उसकी बात करो। कंप्लीट ऑब्जेक्ट मतलब अगर यहाँ पर कैविटी ना होती, तो यहाँ पर भी अगर डिस्क का मटेरियल लगा होता, यानी कंप्लीट सर्कुलर डिस्क रही होती, तो जो एक्सिस आपको दी जा रही है सेंटर के अबाउट, उसके लिए क्या आंसर बन रहा होता है इसका? दोनों को निकालेंगे सेम एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सिस पॉइंट C से जा रही है, सेंटर ऑफ द डिस्क से, और डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एक फंडामेंटल रिजल्ट है, किसी भी डिस्क की सेंटर से अगर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जाती है, किसी भी डिस्क का सेंटर लो और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका फॉर्मूला था mr² डिवाइडेड बाय 2 का स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मास ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इंटू r² डिवाइडेड बाय 2, ये करोगे, ये कंप्लीट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो कैविटी है। तो कैविटी खुद अपने आप में अगर आप ध्यान दो तो कैविटी भी तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही है। तो अगर कैविटी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूले का यूज करके, जो कैविटी वाला पोर्शन है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो डिस्क के केसेस में, यानी कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट के केसेस में,
एम आर स्क्वायर बाई 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से जाना चाहिए था। मतलब कि अगर इस कैविटी के सेंटर C1 से कोई एक्सिस जाती, अगर कैविटी के सेंटर C1 से एक्सिस पास कर रही होती, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये लिख रहे होते, मास उस कैविटी वाले पोर्शन का इनटू रेडियस उस कैविटी वाले ऑब्जेक्ट की, यानी कि r/2 उसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते, लेकिन ये तब लिखते जब एक्सिस C1 पॉइंट से पास कर रही होती, और हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है सेंटर के अबाउट। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर के अबाउट ही निकालेंगे, और जो कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम सेंटर के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे, भले ही फॉर्मूला C1 के लिए वैलिड है। तो अगर फॉर्मूला m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 वाला सेंटर C1 के लिए है, तो सेंटर C पर निकालने के लिए हम थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर C1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, तो पॉइंट C के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूं, यानी कि यहाँ पर प्लस मास ऑफ कैविटी इंटू C1 और C के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी r/2 का स्क्वायर। ये पूरा आप करोगे तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट होगा। एक बार फिर से बोल दे रहे इसमें, देखो क्वेश्चन में हमें निकालना है सेंटर के अबाउट, पॉइंट C के अबाउट। तो पॉइंट C जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का तो सेंटर है, तो उसके लिए थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा mr²/2। लेकिन पॉइंट C कैविटी का सेंटर नहीं है, तो कैविटी के लिए पॉइंट C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको इसके पहले सेंटर C1 के अबाउट फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, और फिर r/2 डिस्टेंस पर जो सेंटर C है वहां पर कैलकुलेट करने के लिए थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। अब इसमें आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंप्लीट और कैविटी के मासेस कितने रहे होंगे, जबकि रिमेनिंग मास m है। तो डिस्क के केस में मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया बनेगा, प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम इसका कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करें, मतलब बिना कैविटी के अगर पूरा एरिया देखेंगे, तो कंप्लीट एरिया की वैल्यू πr² है। कैविटी वाले एरिया की बात करेंगे तो कैविटी वाला एरिया यहाँ पर पाई उसका रेडियस r/2 का स्क्वायर करोगे, और जो रिमेनिंग एरिया बनेगा यहाँ पर कंप्लीट में से कैविटी को लेस करके रिमेनिंग एरिया, तो वो आप πr² में से कैविटी के एरिया को सेपरेट कर दीजिए, πr²/4 यानी कि 3/4 πr²। तो इस 3/4 πr² के करस्पॉन्डिंगली आपको मास m दिया जा रहा है कि 3/4 πr² एरिया पर मास m था। तो प्रोपोर्शनलिटी लगाओ कि मास एरिया के प्रोपोर्शन में चल रहा है। तो अगर 3/4 πr² एरिया के करस्पॉन्डिंग m मास होगा, तो जो πr² एरिया है उसके करस्पॉन्डिंगली कितना मास होना चाहिए, और πr²/4 एरिया के करस्पॉन्डिंग कितना मास होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके। कोई बता पाएगा इसमें से कितना होगा? 3/4 πr² एरिया पर अगर कैपिटल M मास दिया जा रहा है, तो πr² एरिया पर कितना मास लिखोगे बाय यूनिटरी मेथड? बताएं। ठीक है, 4/3m 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 4/3m, और जो πr²/4 है वो m/3 हो जाएगा। तो अब इनको उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि जो कंप्लीट मास है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 4m/3 से, कैविटी वाले मास को सब्स्टिट्यूट करना होगा तुम्हें m/3 से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैविटी के मास को सब्स्टिट्यूट करिए m/3 से, और तब जाकर के ये कैलकुलेट करोगे कि टोटल वैल्यू क्या बनेगी। वर्किंग कंसेप्ट को फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कैविटीज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से, तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और फिर जो कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट के अबाउट निकाले जाएंगे जिस पॉइंट के अबाउट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि हमें सेंटर के अबाउट पूछा है, तो हम कंप्लीट का भी सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं और कैविटी का भी सेंटर C के अबाउट ही निकाल रहे हैं। अब जैसे इसी में ये पहला पार्ट हुआ, दूसरे पार्ट में आपको C1 के अबाउट एक्सेस दी जा रही है, तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो C1 के अबाउट निकालने के लिए सेकंड पार्ट एक बार फिर से देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको अबाउट C वाली एक्सिस मतलब सेंटर C1 के अबाउट निकालना होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे करोगे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट ऑब्जेक्ट का निकालेंगे, और कंप्लीट ऑब्जेक्ट का निकालेंगे C1 के अबाउट।
माइनस जो कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको भी C1 के अबाउट निकालेंगे। तो अब जो कैविटी है उसका तो C1 के अबाउट डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम मास कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑलरेडी मास कैलकुलेट कर चुके हैं, तो m/3 उसका मास है, r/2 उसका रेडियस है, mr² डिवाइडेड बाई 2 के हिसाब से, ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन अब की बात जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसके लिए थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिकॉज कंप्लीट ऑब्जेक्ट जिसका मास 4m/3 इंटू रेडियस r²/2, ये उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का उसके सेंटर C के अबाउट है। मतलब ये जो एक्सिस निकाल रहे हैं ये अबाउट सेंटर C निकाल रहे हैं, और इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अब लगाएंगे। तो प्लस 4m/3 और फिर r/2² यानी r²/4। तो अब ये जो पूरा टर्म बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये इन दोनों टर्म्स को मिला करके ये आपका बनेगा अबाउट एक्सिस C1। पहले सेंटर के अबाउट निकाल करके फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसको ट्रांसफर करेंगे वहां पर। अब इसको भी पूरा कैलकुलेट कर लो क्या आंसर बनता है इसका, दोनों आंसर्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है? फिर बताएं या कोई डाउट है इसमें, बोले। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब यही चीज यहाँ लगानी है, यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाओ। जो गिवन एक्सिस है सर उसका उसके अराउंड दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसमें जो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसमें एक यूनिफॉर्म सिलेंडर दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड द फर्स्ट, मतलब पहले सिलेंडर बनाया, देन एन ऑफ सेंटर होल ऑफ रेडियस r/2 इज ड्रिल्ड। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। ऑफ सेंटर होल ऑफ रेडियस r/2 इज ड्रिल्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड देन सेंटर्ड एट द पॉइंट r/2 यहाँ से, और उसके बाद उसमें m मास का कोई एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं उसमें। सर ये ऑफ सेंटर मतलब ऑफ देखिए, सेंटर होल ऑफ रेडियस। ऑफ सेंटर का मतलब कि जो होल का सेंटर है वो डिस्क के सेंटर से अलग है। ऑफ मतलब ओके सर, उससे अलग जगह पर है, ये कह रहे कोइंसाइड हैं। नहीं करता सर। हाँ नहीं, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं इसमें, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो इसमें शायद एक मास मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मास नहीं दिया है सिलेंडर का, हाँ, और कोई रिलेशन भी नहीं दिया है। मतलब इस गोल्डन वाले का तो मास दे रखा है m, लेकिन उसका मास नहीं दिया। उसको फिलहाल m' मान लो, इसको m' मान लेते हैं ना। m', वो मेरे ख्याल से मिस हो गया होगा लिखते वक्त। m' मास है उसका, रेडियस यहाँ दिया है, सिलेंडर ऑफ रेडियस r, यहीं पर उसका मास भी था, वो कुछ शायद गायब हो गया। तो इसको अलग अलग करो, पहले आप अलग अलग करके देखो क्या आएगा। पहले m' वाले का निकालो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो पहले m' वाले का सेपरेटली, और उसके बाद फिर m वाले के लिए अलग निकालेंगे। सर हम्म, सर वो जो एम मास है वो शायद वो ऑब्जेक्ट का है जो अलग से प्लेस किया है, सिलेंडर का नहीं है। यस सर, जो वो ग्रे वाला है उसका Yes, sir. मास है m। तो सिलेंडर का नहीं दिया है। अच्छा, तो इसको m' मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको m' मान लेंगे। तो देखिए अब जो फॉर m' है, m' मतलब एक सिलेंडर हो गया है, m' मतलब एक सिलेंडर हो गया, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाओ, क्योंकि जो एक्सिस है वो सिलेंडर के सेंटर से ही जा रही है। तो अगर एक्सिस, तो ये m'(r²/2), लेकिन ये जो m कैपिटल M है इसके लिए क्या करोगे? तो क्या कैपिटल M के लिए आपका यही वाला केस नहीं बन गया? सेकंड केस जो है इसका, सेकंड केस जिसमें हमने C1 पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। यस सर। इसको एक बार फिर से देखो ध्यान से। अगर हम इस ग्रे वाले को अलग से बना के देखें आपको, तो ग्रे वाला अलग से एक सर्कुलर डिस्क टाइप का चीज है, जो ग्रे वाला है जिसको M लिख रहे हो, और उसके अंदर यहाँ पर कैविटी है, और उसी की कैविटी के ही सेंटर से एक्सिस जा रही है। तो जो ग्रे वाला ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप कंसिडर करो, तो ये इसी क्वेश्चन का क्या सेकंड पार्ट नहीं दिख रहा है हमें? इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें हमने C1 वाली एक्सिस के अबाउट निकाला है। यस सर। तो इसका आंसर अब निकालना पड़ेगा, क्या आ रहा था यहाँ पर, पूरा सिंप्लीफाई करना होगा इसको।
ठीक है जी, इसको जो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। और एक डाउट है, पूछो। तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया है हम्म तो वो डिस्क है कि सिलेंडर है? दोनों के सेम आंसर होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का एक ही होता है, फॉर्मूला एक ही है। अच्छा, वो है मतलब वैसे नहीं, सिलेंडर। हाँ वैसे सिलेंडर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के लिए और डिस्क के लिए सिमिलर फॉर्मूला है, उनका एक्सप्रेशन सेम है, तो रिजल्ट हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके। तो कैपिटल एम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम का जो पार्ट 2 है वो यूज करेंगे, उससे मतलब यहाँ जो भी इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का कुछ तो आंसर आएगा ही, और अभी तक इतनी देर में किसी ने निकाला भी नहीं इसका क्या आंसर आ रहा है। चलिए देख लो, चलिए आई अबाउट C1 कर लो इसको। इसको आई अबाउट C1 कर दूं, जो भी आंसर आएगा, और अब इसके बाद टोटल वैल्यू जो बनेगी आई टोटल, वो आपका बन जाएगा जो m डैश वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि m डैश r²/2, और प्लस जो m वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको मैं आई अबाउट C1 लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो आएगा आंसर वो उठा करके दोनों को ऐड करेंगे। सर हाँ जी, तो जो लास्ट क्वेश्चन में दोनों के रेडियस दिए तो क्या उससे हम कोई रिलेशन m डैश ले नहीं निकाल नहीं सकते? नहीं, वो बच्चा हमसे मिस हुआ है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमने लिखा है ना, वो मार्क्स हमसे मिस हो गया है, वो मार्क्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, ओके सर। है ना, ये एक्चुअली हमसे गायब हो गया है लिखते वक्त। ठीक है, मार्क्स गिवन था, 100% श्योर रहो। अच्छा, वो दिया है नहीं दिया है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक क्या बन रहा है। तो लॉजिक ये बन रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मिलाओगे तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पड़ेंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट कैविटी वाला ऑब्जेक्ट है, तो पहले कैविटी वाले ऑब्जेक्ट का अलग से कैलकुलेट करो, पहले कैविटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट वर्किंग करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उस कैविटी में जिस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड करेंगे इसमें। मतलब फंडामेंटली कंसेप्ट यही है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है, वो तो जब आपके सामने कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहां से मालूम चल ही जाएगा। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क पे आऊं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है यहाँ पर, तो इसमें इफ एंड बट नहीं होगा, सिर्फ डेफिनेशन है, इसको फॉलो करना है तुमको। P एक पॉइंट है जहां पर फोर्स लगाया गया है, P एक पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स को FP, तो P मतलब कि फोर्स को पॉइंट P पर लगाया है, और पॉइंट S एक पॉइंट है जहां पर हमको टॉर्क निकालना है, मतलब इसको हम रेफरेंस बोलते हैं, पॉइंट S को एक रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, जिसके अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट करने को दिया जाएगा तुम्हें। मतलब टॉर्क में दो बातें दी जाएंगी, एक वो पॉइंट स्पेसिफाई किया जाएगा जहां पर फोर्स को अप्लाई किया गया है, और एक वो पॉइंट स्पेसिफाई किया जाएगा जिसके अबाउट टॉर्क को निकालना है। तो यहीं से डेफिनेशन है टॉर्क, अगर हम बात करें तो इसमें दो बातें होती हैं, अबाउट अ पॉइंट एस, एक पॉइंट यहाँ पर है इसके अबाउट निकालना है, और ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट पी। दो पॉइंट्स की बात हमेशा ध्यान रखोगे क्वेश्चन में, एक पॉइंट जहां पर फोर्स एक्ट करेगा और एक पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है आपको, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन ये कहती है टॉर्क की कि इस केसेस में टॉर्क का एक वेक्टर फॉर्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, वो होता है पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी रिलेटिव टू द पॉइंट एस, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू पॉइंट एस, क्रॉस जो फोर्स लगाया गया है उसका वेक्टर है, फोर्स एट द पॉइंट पी का वेक्टर। आर पी कॉमा एस का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू द एस विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एस, ये इसका वेक्टर फॉर्मूला है। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे, तो वेक्टर वाले चैप्टर में ये डिस्कस हुआ था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो जो प्रोडक्ट वेक्टर आता है आपका, वो प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना होगा तुमको कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये परपेंडिकुलर आना चाहिए अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के, साथ में ये वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर आर पी एस के भी, और साथ में ये भी बताया गया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि ये और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए उस पूरी प्लेन के जिस प्लेन में हमने आर वेक्टर को प्लॉट किया हुआ है और जिस प्लेन में हमारा एफ वेक्टर है। तो इस फिगर में जो टॉर्क दिखाया जा रहा है आपको, ये वेक्टर बाहर की तरफ, ये वेक्टर
इस ग्रे कलर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन को ग्रे कलर से शेडेड किया जा रहा है। प्लेन मतलब इस सरफेस, जिस सरफेस पर हमारा आर वेक्टर है और जिस सरफेस पर एफ भी वेक्टर है, वो ग्रे कलर का एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। उस रेक्टेंगुलर सरफेस के भी परपेंडिकुलर साइड पर हमारे टॉर्क की डायरेक्शन बन रही है। और बाहर की तरफ कैसे बन रही है? तो बाहर की तरफ के लिए याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट को हम राइट हैंड रूल से निकालते थे। राइट हैंड रूल जो था हमारा, उसके हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो वेक्टर आर है इसको स्वीप करना होता है टुवर्ड्स एफ वेक्टर। तो वेक्टर आर हमारा राइट साइड डायरेक्शन में चल रहा है और फोर्स का वेक्टर हमारा थीटा एंगल पर है इससे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का रूल है कि वेक्टर आर को वेक्टर एफ की तरफ आप स्वीप करो, और इसको स्वीप करते समय आपका जो राइट हैंड का थंब होगा, जिस तरीके से आर को एफ की तरफ अगर आप स्वीप करोगे, तो इसी तरीके से अगर अपने फिंगर्स को घुमाओ आप, राइट हैंड फिंगर्स को, तो आपके राइट हैंड थंब की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ आ रही होगी, और वो बाहर की तरफ डायरेक्शन ही इस फिगर में दिखाई जा रही है। मतलब इस फिगर में ये जो एरो दिखाया जा रहा है, ये एरो इस ग्रे कलर की प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है। अगर आप कॉपी पे मतलब अबव द पेज कह सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो आपके पेज के ऊपर है, मतलब छत की तरफ। अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये स्क्रीन से आपकी आंखों की तरफ आ रहा है। मतलब अगर हम ये माने कि आर और एफ लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं या मोबाइल के स्क्रीन पर हैं, तो टॉर्क वेक्टर उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर यानी टुवर्ड्स योर आईज, आपकी आंखों की तरफ है ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर। तो इसके लिए एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर डायरेक्शंस में प्रॉब्लम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी को एक बार रिव्यू करो जा करके, कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता था, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता था, वहां से रिव्यू करो इसको। बट ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ की। अब आर क्रॉस एफ को क्रॉस प्रोडक्ट का एक और रूल था यहाँ पर, अगर उसका ब्रीफली आपको याद दिलाएं कि ए क्रॉस बी जब लिखते थे वेक्टर्स में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, वो था मैग्नीट्यूड। सर हाँ, डिटर्मिनेंट्स। नहीं वो तो था ही, बट बेसिक मतलब मॉड ऑफ ए बी ए साइन थीटा, मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये था ना। ए बी इंटू साइन थीटा, यस। हाँ, ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसको भी यूज कर सकते हो कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर पी ऑब्लिक एस का, उसके बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। पोजीशन वेक्टर में अगर प्रॉब्लम है तो पोजीशन वेक्टर सिंपली एक वेक्टर होगा जिसका टेल आपका पॉइंट एस पे होना चाहिए और हेड होना चाहिए पॉइंट पी पर। मतलब जिसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं यहाँ पर वेक्टर की टेल बनाने होगी, और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां पर उस वेक्टर का हेड बनाना होगा आपको। तो ये हमारे लिए आर वेक्टर बनता है, अबाउट वाले से उस पॉइंट की तरफ जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, इसको और सिंपल वे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, देखो उसी फिगर का सिंपल वे, मतलब ये न्यूमेरिकल्स में ये ज्यादा यूज होता है। तो हमने क्या किया है, पहले आप प्रीवियस फिगर को देखो, इसमें फोर्स था और ये वेक्टर आर था, वेक्टर आर और फोर्स, उनके बीच थीटा एंगल। तो हमने क्या किया है, ये जो फोर्स का वेक्टर है, इस फोर्स वेक्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं हम यहाँ से, मतलब इसकी लाइन को बढ़ा रहे, फोर्स वेक्टर के एरो को आप एक्सटेंड करो। तो ये जो फोर्स वेक्टर है इसके लाइन को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, और इसको कह रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन भी लिखी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज द लाइन ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ फोर्स वेक्टर, लाइन ऑफ फोर्स। और जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जिसको हम टेक्निकली मोमेंट आर्म का नाम देंगे, मोमेंट आर्म। इसकी भी डेफिनेशन है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट एस अबाउट विच द टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो सिंपल वे में अगर आप चलते हो ना, तो इन ए सिंपल वे टॉर्क का एक और बेसिक रिजल्ट होता है दैट टॉर्क अबाउट पॉइंट एस निकालने के लिए अगर वेक्टर फॉर्म को नहीं यूज करना चाहते तो सिंपली ये भी कह सकते हो कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू द मोमेंट आर्म, यानी कि डिस्टेंस डी। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं टॉर्क को। दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें, बट क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। 2D के केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट उतना एडवांटेज नहीं देता मुझे। तो हमारे लिए क्योंकि सारी चीजें 2 डायमेंशन में आनी है, तो हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए इस बेसिक रिजल्ट का यूज करेंगे, जो बहुत ही बेसिक लेवल पर है
कि अमाउंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डी विच इज डिफाइंड एज मोमेंट आर्म। क्या है मोमेंट आर्म? तो जो भी आपका फोर्स है उस फोर्स की वेक्टर को एक्सटेंड करो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से उस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उस परपेंडिकुलर की लेंथ को कैलकुलेट किया जाए, डी मान के चल रहे हैं तो फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस डी, इसको भी टॉर्क कह सकते हो। मतलब ये भी एक सिंपल तरीका है टॉर्क को निकालने का। ठीक है, बोलो ये चीज सही है? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, किसी का नो कुछ सर। प्रॉब्लम है तो आप बताओ अभी। ठीक नो है, सर। ओके। अब देखिए दो बातें मैं और कहने जा रहा हूं। जैसे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर कोई पूछे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा यहाँ पर इस फिगर में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा अभी बता चुके हैं। इस फिगर में अभी बता रहा आइए से अगले, टॉर्क का मतलब जो है वो रोटेटिंग इफेक्ट है। टॉर्क अगर आप फिजिकली पूछना चाहते हो तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कह सकते हो। मतलब टॉर्क एक तरीके से रोटेट करने का कॉज कह सकते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। आप अगर वैसे फिजिकली इसका मतलब जानना चाहते हो तो वो ये है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और दूसरी बात होती है सेंस ऑफ टॉर्क। ये दो अलग अलग बातें होती है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना होगा तो ये हमेशा आर क्रॉस एफ करोगे, यानी कि यहां पर तो क्रॉस प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा तुमको, आर क्रॉस एफ। और सेंस ऑफ टॉर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्वीप करें आर वेक्टर को टुवर्ड्स एफ वेक्टर। अब आप बताओ कि ये क्लॉकवाइज स्वीप लगेगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? अगर इस क्वेश्चन में आर वेक्टर को एफ की तरफ घुमाते हैं सर एंटी क्लॉकवाइज हाँ, होगा एंटी सर। क्लॉकवाइज। एंटी आर क्लॉकवाइज। आर और एफ दोनों को टेल मिला दो, आर और एफ की टेल को मिला दो और उसके बाद आर को एफ की तरफ स्वीप करें आप, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो वैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, पर्टिकुलर डायग्राम में। लेकिन ये डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन निकालना है तो आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ इस प्लेन से बाहर की तरफ है तो मैं इसको टुवर्ड्स व्यूअर कह जा रहा हूं ताकि आप समझ लेना, टुवर्ड्स व्यूअर, क्योंकि आप अपनी पेज पे खुद देख रहे होगे तो आपकी तरफ आ रहा है टॉर्क, टुवर्ड्स व्यूअर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। मतलब अगर ये प्लेन, जिस प्लेन पर ये डायग्राम बना है, आपके लिए कॉपी का पेज, हमारे लिए लैपटॉप का स्क्रीन, तो अगर इस स्क्रीन को मैं एक्स वाई प्लेन कह देता हूं तो टॉर्क कौन सी एक्सिस के अलोंग हुआ यहाँ पर? जिस प्लेन पर डायग्राम है अगर ये एक्स वाई है और आंसर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि सर एक्सिस, जेड एक्सिस। हाँ, तो यहाँ पर टॉर्क जेड एक्सिस के अबाउट है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज जेड एक्सिस, लेकिन सेंस ऑफ टॉर्क आपको देखना पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। और क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में हम सेंस को ही यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि हम फिर से बोल दें 2 डायमेंशन के सिचुएशंस में आप आओगे और 2 डायमेंशन में हम लोग वेक्टर से ज्यादा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ही प्रेफर करते हैं, ज्यादा प्रेफर करेंगे कि टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए कि बताइए टॉर्क की क्या डायरेक्शन है, तो वहां पर फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट की, बहुत रेयरेस्ट केसेस में जरूरत पड़ेगी आपको। न्यूमेरिकल्स हमारे इसी से हो जाते हैं कि टॉर्क क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर मल्टीपल फोर्सेस होती हैं, जैसे एक से ज्यादा फोर्स हो, तो हमको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर हम पॉजिटिव लिखेंगे तो साथ में जो क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे उनको नेगेटिव कर देंगे। ये सब रूल्स फॉलो करेंगे सिस्टम बना करके। हाँ शुभांकर जी, सेंस ऑफ टॉर्क का मतलब कि उस फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये होता है सेंस ऑफ टॉर्क का मतलब। कि अगर हम कहीं पर फोर्स लगाते हैं, जैसे दरवाजे पे आप फोर्स लगाओ तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये उसका टॉर्क का सेंस है कि उसका रोटेटिंग इफेक्ट कैसा होगा। तो जैसे मल्टीपल फोर्सेस में एक एग्जांपल है यहाँ पर। सर हाँ जी बताएं। सर ये जैसे प्रैक्टिकल ये डोर वाला आपने बोला, तो सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो सर ये सेंस तो अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। तो वो तो एक तो अलग कोई बात है। तो एक व्यूअर के हिसाब से बात करेंगे ना, जैसे आप देख रहे हो। तो ये मैंने देखो शायद पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या करो आप। ये मैंने एक बार पहले भी ये चीज डिस्कस की हुई है, मैं एक बार फिर से तुमको बता रहा हूँ क्या करना है। देखो, और ये एक्सपेरिमेंट मैं करा चुका हूँ पहले भी।
एक बार फिर आपको रूलर वाला एग्जांपल मैंने दिया था, फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं। 15 सेंटीमीटर का रूलर होगा तो 7.5 सेंटीमीटर पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, ठीक है जी। यस अब एक काम करो, आप इसकी लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ फिंगर से पुश करो आप। ये मैंने पहले भी एक्टिविटी कराई हुई है समझने के लिए। तो इसको हम F1 कह देते हैं। अब ये बताओ प्रैक्टिकली पहले करके देखो कि ये स्केल क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। और जैसे आप कह रहे हो कि भाई ये तो व्यूअर पे डिपेंड करेगा, तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम तो अपने हिसाब से टॉर्क देखेंगे ना यार, कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप अपनी टेबल पर स्केल को रखो और 0 सेंटीमीटर वाले मार्क को फॉरवर्ड पुश करके देखो कि ये स्केल क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। करके देख लो आप। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब क्यों क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका रीजन बता दें। सेंटर से जहां पर आपने फोर्स लगाई हुई है, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है उसका पोजीशन सेंटर से लेफ्ट साइड है ना, सेंटर से उसकी लोकेशन लेफ्ट है, तो आर यस वेक्टर सर आपका लेफ्ट हो गया। आर वेक्टर हमारा लेफ्ट और फोर्स वेक्टर ऊपर। तो अभी मैंने आपसे कहा कि आप आर को एफ की तरफ स्वीप करो, रोटेट करो आर को एफ की तरफ। ये किस टाइप का सेंस बन रहा है, आप करके देख लो इसको क्लॉकवाइज। और प्रैक्टिकली अगर करोगे तब भी ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। यस सर। और अगर सर हम लोग टेबल के नीचे से देख लें इसको तो क्यों देखेंगे, मतलब हम एक बात बताओ ना, हमको जरूरत क्या है टेबल के नीचे जाने की। आप एक प्रैक्टिकल यस बात करो ना भाई, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग में चीजें हमको कर रहे हैं, तो हम अपने सामने कोई अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जहां पर हैं उसी वहीं से ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, कि हम टेबल के नीचे घुस के क्यों देखेंगे भाई। और यहीं पर अगर आप 15 सेंटीमीटर पे फोर्स लगाओ, करके देखना है इसको। अगर आप 15 वाले को पुश करते हो मान लो F2 फोर्स के थ्रू, तो इसकी लोकेशन सेंटर से राइट साइड हो रही है, ये फोर्स सेंटर से राइट साइड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए आर आर राइट साइड हो गया और F2 ऊपर है, तो आप आर को F2 की तरफ स्वीप करो। मैथमेट थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी करके देख लो, क्या ये जो थियोरेटिकल बातें कही जा रही हैं क्या ये प्रैक्टिकली नहीं आ रही हैं आपके सामने। क्या 15 सेंटीमीटर वाले को पुश करने पर ये स्केल एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, या 0 वाले को पुश करने पर क्या ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है यहाँ पर, ओके सर। है ना ये सीधा। और हम लोग अपनी ही पोजीशन पे देखेंगे, जहां पर हम हैं वहीं से देखेंगे, हम दाएं अपने पोजीशन को नहीं चेंज करेंगे। सर हाँ तो एक चीज बस पूछनी थी, जो फिगर्स बनी हुई है ये पी एस और फोर्स वाली, तो इसमें जो पॉइंट एस है वो एक रैंडम पॉइंट है ना? वो रैंडम पॉइंट नहीं है, वो एक पॉइंट है जिसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। अब हम ये भी बताएंगे कि ये पॉइंट कैसे चूज करते हैं। ओके अभी तो आपको ये बताया है कि 2 पॉइंट्स होंगे, एक जहां फोर्स लग रहा है और एक जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। अब ये कंसेप्ट का पार्ट है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि टॉर्क निकालना किसके अबाउट है, ये एक अलग कंसेप्ट है, तो उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। बट उसके पहले 3 बातें हैं ये ध्यान रखने वाली हैं, कि 3 केसेस है जहां पर टॉर्क की वैल्यू 0 मिलेगी तुम्हें। 3 केसेस, ठीक है। कीप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं देखो। टॉर्क 0 कब मिलेगा आपको, तो जब आर एस पी और फोर्स पैरेलल वेक्टर्स हो जाएं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था ना वो, तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर वेक्टर आर और वेक्टर एफ पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शंस में हैं, या फिर वेक्टर आर और वेक्टर एफ अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो टॉर्क 0 बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चॉइस ऑफ पॉइंट एस। यही बात अभी आप पूछ रहे थे, चॉइस ऑफ द पॉइंट एस अबाउट विच द टॉर्क इज कैलकुलेटेड। मेरे ख्याल से यही तुम्हारा डाउट था ना, कि चॉइस क्या होगी, मेरे को पॉइंट एस कैसे जी चूज सर। करें। हाँ, तो इसको चूज करने के भी लॉ हैं, इसके भी कंसेप्ट्स हैं कि आप पॉइंट एस को चूज कैसे करोगे। अगर गलत पॉइंट चूज कर लिया तो टॉर्क गलत हो गया। और तीसरा पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 वेक्टर्स। ये तो पहले बता चुके हैं आपको, ये 3 बातें ध्यान रखना हमेशा। अब इस एग्जांपल में जैसे एक फोर्स लगाया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो साफ साफ कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाए तुम्हें, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट एस। तो इसमें चॉइस की कोई बात ही नहीं रह गई है, पॉइंट एस दे रखा है तुम्हें। तो मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा, सुनिएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स और इनटू डी। अब डी क्या था पिछले पेज पे, तो जो फोर्स का वेक्टर है पहले उसको एक्सटेंड कर दो आप, फोर्स वेक्टर को एक्सटेंड करो,
तो हम इस फोर्स वाली वेक्टर को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको कह देंगे ये लाइन ऑफ फोर्स है, LOF, लाइन ऑफ फोर्स। और पॉइंट एस से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब बताओ उस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस डी आएगी वो कितनी होगी एल और थीटा के फॉर्म में? L cos theta. L cos theta. L cos theta. तो FL cos थीटा टॉर्क है। अब इसका डायरेक्शन पार्ट, सेंस नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्शन पूछ रहे हैं। मतलब कि आपको ये बताना पड़ेगा कि टॉर्क आई कैप के अलोंग है कि जे कैप के अलोंग है कि के कैप के अलोंग है, किसके अलोंग है टॉर्क। तो इसके लिए आर क्रॉस एफ। अब आर क्या होगा? तो पॉइंट एस से जहां पर फोर्स लग रहा है ये वेक्टर आर है। पॉइंट एस से आप उस पॉइंट को कनेक्ट करो जहां पर फोर्स लगा हुआ है, यानी कि वेक्टर आर आपका कुछ एंगल पर जा रहा है और वेक्टर एफ नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। दोनों को एक कॉमन टेल पे प्लॉट करो पहले। अब आर को एफ की तरफ स्वीप करेंगे तो क्लॉकवाइज, ये सेंस हुआ, क्लॉकवाइज सेंस हुआ इसका, क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क है। लेकिन सेंस सही डायरेक्शन भी आएगी, बिकॉज अगर अपनी आप राइट हैंड फिंगर्स को, राइट हैंड रूल लगाओ, आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज बंद करके देखोगे थंब किधर जाएगा। राइट हैंड फिंगर्स को Inside the screen. इनसाइड Screen द की स्क्रीन, तरफ। तो स्क्रीन के अंदर जाएगा। तो वहां कौन सी एक्सिस है? अभी कैन सी के आंसर, आई जे के में से अंदर कौन सी एक्सिस जाएगी? Minus K. माइनस Minus K. हाँ, तो टॉर्क इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ये कह दीजिएगा। टॉर्क की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस है, मैग्नीट्यूड उसका FL cos थीटा है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सेंस क्लॉकवाइज है इसका, मतलब ये फोर्स इस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मल्टीपल फोर्सेस का एग्जांपल है यहाँ पर देखो, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जैसे लेफ्ट फिगर में दो फोर्सेस लगी हैं, एक F1 D1 डिस्टेंस पर और एक F2 D2 पर। तो एक टॉर्क आपका हो गया F1 D1 और एक टॉर्क हो गया F2 D2। अब आप ये बताओ F1 की टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? F2 की टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? पॉइंट O के अबाउट निकालना है इसमें, पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो हम पॉइंट O से F1 जिस पॉइंट पर लगा हुआ है उसको मिला देते हैं पॉइंट O से, तो ये वेक्टर R बन जाएगा। और R को F1 की तरफ स्वीप करके देख लो, यानी F1 की टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। फिर पॉइंट O से F2 वाले पॉइंट को मिलाओ, जिस पॉइंट पर F2 है उसको मिला करके R वेक्टर बना लो और उस R को F2 की तरफ स्वीप करो, तो ये क्लॉकवाइज है। यानी कि F1 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, F2 क्लॉकवाइज दे रहा है। हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा कि सपोज कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है, ये मेरा कन्वेंशन है। तो मैं यहाँ पर टोटल टॉर्क लिखूंगा O पॉइंट के अबाउट F1 D1 माइनस F2 D2। राइट वाले फिगर में ये T1 T2 दो टेंशन फोर्सेस हैं, इनका टॉर्क अगर O पॉइंट के अबाउट निकालना हो देखो, तो पॉइंट O से पहले T1 को मिलाएंगे, पॉइंट O से T1 को। तो पॉइंट O से आप T1 वाली पॉइंट को मिलाओ, एक्सटेंड कर लो उसको मिला करके, ये R वेक्टर हो गया। अब इस R वेक्टर को आप T1 की तरफ घुमा दो, कैसा टॉर्क हुआ ये? और Clockwise. Clockwise. और ऐसे ही पॉइंट O से T2 वाले, T2 की टेल को मिलाओ, T2 की टेल को मिलाओ पॉइंट O से, ये भी एक R वेक्टर है। इस R वेक्टर को T2 की तरफ घुमाओ, Anti-clockwise. 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 तो अगर हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, तो हम यहाँ पर टॉर्क ये लिखेंगे T2 इंटू T2 का पॉइंट O से डिस्टेंस R2 और माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय R1। इस तरीके से आप मल्टीपल फोर्सेस के टॉर्क निकालोगे। और एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पर, इसमें तीन फोर्सेस लगाई गई हैं, इनका टॉर्क बताओ। अभी ज्ञान जी T2 वाले में 0 क्यों होगा यार? पॉइंट O से T2 का डिस्टेंस तो आ रहा है ना यार, पॉइंट O से T2 का डिस्टेंस है, T2 नीचे है. तो उससे क्या मतलब है? टॉर्क तो आएगा ही उसका। सर डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे? किसका? T2 का? यस सर। तो आप देखो ना T2 के R वेक्टर की डायरेक्शन क्या चल रही है। T2 के केस में जो R है वो क्या माइनस आई कैप नहीं है? यस सर। और T2 की डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस है, तो R क्रॉस F, R है उसका T2 के लिए, T2 के केसेस में अगर बात करोगे तो डायरेक्शन तो R क्रॉस F से निकलता है। तो R उसका माइनस आई कैप है और फोर्स उसका माइनस J है, तो माइनस आई क्रॉस माइनस J करेंगे तो कौन सा वेक्टर आएगा? हाँ, ये
ए सर। हाँ जी अच्छा। और T1 के केस में R क्रॉस F करके देख लो जरा। T1 के केस में एक बार करके देख लो, इसको भी करके बता देते हैं, कोई कंफ्यूजन छोड़ना नहीं है इसमें। तो माइनस के। R किधर है उसका? माइनस के। R किधर है बच्चा? R कौन सी एक्सिस की तरफ जा रहा है? जे। J। और T1 की डायरेक्शन प्लस आई कैप है, J क्रॉस I, ये क्या आएगा? माइनस के। माइनस माइनस के। तो डायरेक्शन सभी अपोजिट आ गए ना, ये तो एक माइनस के जा रहा है और एक प्लस के जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट है। सेंस वाइज अपोजिट होंगे तो डायरेक्शन वाइज भी अपोजिट होंगे ये, ऑब्वियसली। अब अगले एग्जांपल को देखो। सर बट वो T1 वाला, बताओ बच्चा। सर वो पिछले क्वेश्चन में सर वो T1 वाला आर सर पूरा जे कैप की तरफ नहीं जा रहा है ना सर? उसमें J प्लस कुछ I भी आएगा ना? यस सर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर प्लस करके कुछ I लिख भी दोगे तो I क्रॉस I का टर्म 0 हो जाएगा। आएगा तो J क्रॉस I से ही आंसर ना, बिकॉज I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा। ओके सर। देखो इसमें बताओ, इसमें टॉर्क निकालना है अबाउट O। फाइंड द नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O, डिस्टेंस से दी रखी है। तो देखो सबसे पहले टॉर्क अबाउट O, पहले हम 10 न्यूटन वाली फोर्स का निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 इंटू, अब ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है इसको एक्सटेंड करेंगे। 10 न्यूटन की फोर्स को आपने एक्सटेंड कर लिया, एक लाइन आ गई। पॉइंट O से उसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है? कितनी डिस्टेंस पर है जी? बी। तो बी की उसकी वैल्यू दी है ना, बी की तो वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो 0.25 ये इसके टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन भी बता दूं, डायरेक्शन मतलब सेंस बताओ, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो वो भी क्लॉकवाइज। हाँ, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पॉइंट O से 10 न्यूटन की टेल की तरफ एक्सटेंड करके R बनाया और R को 10 न्यूटन की तरफ स्वीप किया, क्लॉकवाइज आ गया। टॉर्क O पॉइंट के अबाउट 9 न्यूटन वाली फोर्स का निकालें अगर, तो 9 इंटू, अब आप 9 न्यूटन को एक्सटेंड करो, 9 न्यूटन को पूरा एक्सटेंड करके और O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो ये भी परपेंडिकुलर उतना ही है 0.25। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए पॉइंट O से 9 न्यूटन की टेल की तरफ जा करके R वेक्टर बनाया, क्लॉकवाइज। R को हाँ क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज हो गए। ठीक है जी। अब आइए टॉर्क O पॉइंट के अबाउट 12 न्यूटन वाली फोर्स का, तो 12 इंटू, अब आप 12 न्यूटन की फोर्स को एक्सटेंड करो, ये 30 डिग्री के एंगल पर दिया हुआ है ना, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पर है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है तो वो टेंजेंट के अलॉन्ग ही। तो अगर आप इस 12 न्यूटन की लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन टेंजेंशियल लाइन है, तो पॉइंट O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो अंदर वाले सर्किल का रेडियस होगा, A 0.1। 0.1। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए O से 12 न्यूटन की टेल क्लॉकवाइज। हाँ, अब देखो ये R वेक्टर बना, R वेक्टर, और फिर R को 12 की तरफ स्वीप किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना। अब आप टोटल टॉर्क क्या बनेगा देख लो। तो इसमें दो क्लॉकवाइज है तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं, ये चॉइस हमारी होती है, किसी भी साइड को पॉजिटिव नेगेटिव मानने की चॉइस हमारी है। अब इसमें से नेट टॉर्क निकालने के लिए बेसिकली जो क्लॉकवाइज हैं वो ऐड हो जाएंगे, मतलब 10 इंटू 0.25 प्लस 9 इंटू 0.25 और माइनस कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 12 इंटू 0.1, ये पूरा आंसर बन जाएगा। तो 30 डिग्री ऐसे ही दिया है, वो कंफ्यूजन के लिए दिया है खाली, उससे कोई मतलब नहीं है तो वो टेंजेंशियल फोर्स ही ना एक्चुअल में। नहीं ऐसे नहीं दिया है, ये एक्चुअली किसी और क्वेश्चन का मैंने कॉपी किया हुआ है, उसका पर्पस मेन क्वेश्चन कुछ और था, एक्चुअल क्वेश्चन बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने उसको ब्रेक कर करके जानबूझ करके ऐसे लिया था कि पहले हम टॉर्क को छोटे छोटे स्टेप्स में समझ लें और फिर उसका मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। अभी डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाएंगे तो हो सकता है हमें टॉर्क वाले ही स्टेप पे प्रॉब्लम होने लगे। तो मेरा पर्पस अभी ये था कि छोटे छोटे फिगर्स को कॉपी करने का, कि आपको एक बार टॉर्क कैलकुलेट करना आ गया और जो मुझे रिस्पॉन्स के थ्रू लग रहा है, भाई आप लोग खुद डायरेक्ट बता रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब शायद क्लियर हो गया है कि टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखा जाता है। ठीक है, वो 30 डिग्री का इस फिलहाल कोई यूज नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यूज था उसका। एक्चुअली ये रोलिंग ऑब्जेक्ट का फिगर है। अब बताओ इसमें कुछ क्लियर हुआ अभी, डाउट है कोई? सर यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? अबे फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो न्यूटन इंटू मीटर हुआ ना, न्यूटन मीटर में।
अब आइए टॉर्क का रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं टॉर्क में, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बीच में, इन तीनों में एक रिलेशन लाने जा रहे हैं, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये रिलेशन दो बार में डिवाइड करेंगे, पहली बार हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन लेंगे और दूसरी बार हम मूविंग एक्सिस लेंगे। तो पहला केस अभी करने जा रहे हैं जब बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में बेसिकली आपका सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन का एग्जांपल ले सकते हो, जो वो रोटेट करता है उसकी एक्सिस फिक्स्ड होती है। डोर का एग्जांपल ले सकते हो, डोर एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी फिक्स्ड एक्सिस है। और स्पोर्ट्स में मैरी गो राउंड का एग्जांपल ले सकते हो, वो भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड एक्सिस होती है, ये अपनी जगह से कहीं हिलते तो है नहीं। तो ये सब आपके फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। घड़ी घड़ी की जो मिनट हैंड है या सेकंड वाली हैंड है वो भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के एग्जांपल हैं। तो इनमें पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जब बॉडी रोटेट करती है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेशन की डेफिनेशन में बताया था मैंने लेक्चर 1 में, पहले लेक्चर में, जहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन को डिफरेंशिएट किया गया था डेफिनेशंस में। तो रोटेशन में ये कहा था मैंने कि रोटेशन में बॉडी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब इंडिविजुअली सर्कुलर मोशंस कर रहे होते हैं अबाउट दैट फिक्स्ड एक्सिस, और उन सबका ओमेगा और अल्फा जो होता है वो कॉमन रहता है। ये स्टेटमेंट याद है आप लोगों को कि रोटेशन का मतलब ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ अबाउट द कॉमन एक्सिस विद द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी विद द कॉमन एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्स्ट लेक्चर का पॉइंट, यस सर। फर्स्ट Yes, लेक्चर sir. है ना। ठीक है, थैंक यू। तो अब इसमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया गया है डेल्टा एम आई का, डेल्टा एम आई करके एक ऑब्जेक्ट लिया गया है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का एग्जांपल है। तो अगर आप देखोगे तो एक डॉटेड सर्किल बनाया गया है यहाँ पर ऐसे। तो ये डॉटेड सर्किल का मतलब ये है कि जो डेल्टा एम आई करके आपने पार्टिकल लिया हुआ है, ये पार्टिकल अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है। डेल्टा एम आई जो होगा वो एक्सिस के अबाउट, डेल्टा एम आई नहीं, आप इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल चूज करोगे तो वो पार्टिकल इसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। रेडियस अलग हो सकती है उसकी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, अल्फा सेम रहेगा। ये डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में आता है। ठीक है, बोलो। ठीक, बताएं तो आगे बढ़ें फिर, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो। यस सर। अच्छा ठीक है जी। अब इसमें देखो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी चूज की है, इसका ध्यान दो जरा। के कैप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल दिखाई जा रही है, उसके परपेंडिकुलर की साइड पर आर कैप दिखाया जा रहा है, और एक थीटा कैप दिखा रहे हैं। थीटा कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर साइड पर है, मतलब इसमें आई जे के नहीं यूज कर रहे हैं, आई जे के यूज नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो आई जे के भी यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आई जे के भी लगा सकते हैं। कौन सा करें, आई जे के फॉर्म में करें या जैसे लिखा है ये चलेगा आपको? ये भी 3 यूनिट वेक्टर्स ही हैं, सिंबल्स आई जे के की जगह कुछ और है। आर कैप, एक्चुअली आर कैप इसलिए यूज किया है क्योंकि ये रेडियस को डिनोट करने वाला है, तो रेडियस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को आर कैप लिख दिया। के कैप एक्सिस के अलॉन्ग है और थीटा बेसिकली टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो जैसा बताओ, अगर आपको इसमें ठीक लगे तो इसी से कर दे। मैं अलग से फिगर दिखा दे रहा हूँ क्या करा है मैंने। यहाँ पर एक सर्कुलर सर्किल है, तो सर्किल की जो रेडियस वाली लाइन है उस एक्सिस को मैंने यूनिट वेक्टर आर कैप से डिनोट किया है। सर्किल का जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट, सर्किल का टेंजेंट, उस यूनिट वेक्टर को मैंने थीटा कैप से डिनोट किया है, टेंजेंट को। और सर्किल की जो एक्सिस है उसको हम लोगों ने के कैप से डिनोट किया है। ये बात समझ आ गई कि एक्सिस किस तरीके से दिखाई गई है इसमें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो जी देखिए बच्चा, अब जो हमारा मास है जिसको हम डेल्टा एम मास कह रहे हैं, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ये बताया जा चुका है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में आती है और एक एक्सेलरेशन उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में रहती है। तो इस डेल्टा एम मास में एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। और अगर हम फॉर्मूलेस को रिकॉल करें तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हुआ करता था काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, वो एक तो फॉर्मूला आप वी स्क्वायर बाई आर का पढ़ते थे और एक इसको ओमेगा के फॉर्म में भी पढ़ते थे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर करके। और ऐसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स चैप्टर में डीवी बाई डी था,
बल्कि रोटेशनल मैकेनिक्स की सेकंड लेक्चर में आपको बताया गया था कि ये r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, नहीं फर्स्ट लेक्चर में ही था शायद ये, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को r इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं। Yes, sir. First lecture. हाँ जी फर्स्ट में। तो अब आप ये बताओ फोर्स ऑन डेल्टा एम पार्टिकल कितना है। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि फोर्स ऑन डेल्टा एम पार्टिकल कितना हुआ, तो यहाँ पर न्यूटन लॉ फॉलो करेंगे, फोर्स का वेक्टर लिखेंगे, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डेल्टा एम और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ आप लगाओगे थीटा कैप, टेंजेंट वाला यूनिट वेक्टर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ हम लगाएंगे माइनस ऑफ आर कैप, क्योंकि वो टुवर्ड्स सेंटर है, आर कैप के अपोजिट साइड पर है। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर है? एक एक स्टेप बोलते जाओ तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ठीक है ना। अब डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन थी आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज कर जाओगे। जो टॉर्क की डेफिनेशन है उसमें जो आर वेक्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ये बारे इसके लिए मैंने कहा था कि ये पोजीशन वेक्टर है आपका, इसको रेडियस से कंफ्यूज मत करिएगा। इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां पर फोर्स लगाया गया है, पॉइंट ऑफ फोर्स, और किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना होता है आपको, अबाउट विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड। तो यहां पर अगर यहां पर पॉइंट एस लिया गया, देखो एक, तो जो डेफिनेशन में आर वेक्टर है वो पॉइंट एस से डेल्टा एम को मिलाने वाला वेक्टर है। पॉइंट एस से डेल्टा एम को जब मिलाएंगे तो ये वेक्टर हमारे लिए आर वेक्टर है, और इसको हम ट्रायंगल लॉ से लिखेंगे। ये जो आर वेक्टर आप देख रहे हो, इसको ट्रायंगल लॉ से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इसमें एक वेक्टर हम ऐसे एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, और एक वेक्टर इसकी रेडियस के अलोंग ले सकते हैं। ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ याद है आपको कि दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट जो निकालते थे उनका। यस Yes, sir. यस सर। तो वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर आर को लिख सकते हो, वो वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग है उसको जेड लिखा गया है इंटू के कैप, प्लस दूसरा वेक्टर ये आर आई का मतलब रेडियस ऑफ आईएथ पार्टिकल, इसको डेल्टा एम आई लिखा गया है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ आईएथ पार्टिकल, और ये हमारा आर कैप के अलोंग है। एंड क्रॉस फोर्स डेल्टा एम आईएथ पार्टिकल का, और उसके आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप, प्लस बीच में रह गया, प्लस आर अल्फा इंटू थीटा कैप। इसको एक बार आराम से आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, स्टेप देख लो, जिसको पूछना है अभी पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। बढ़े आगे? यस सर, समझ गए। ठीक है, अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें क्या आंसर बनेगा, देखो तो देखो इसमें क्या क्या आएगा। एक तो डेल्टा एम आई का फैक्टर बनेगा, उसके अलावा डेल्टा एम आई के अलावा अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले आप जेड के कैप को इस आर कैप से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस जेड के कैप को थीटा कैप से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आर आई आर कैप को आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आर आई आर कैप को थीटा कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इसमें। ये बात समझ में आ रही क्या करने जा रहे हैं हम? यस सर। तो अब देखो क्या आंसर आएगा। पहला वाला आंसर बताओ, जेड के कैप और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? पहला आंसर थीटा है ना, जेड के कैप और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप के प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है जी, थीटा का थीटा कैप आएगा, तो ये आ गया जेड ओमेगा स्क्वायर आर थीटा कैप। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एम आई बाहर हो जाएगा, और उसके अलावा आ जाएगा जेड ओमेगा स्क्वायर आर थीटा कैप। एक आंसर ये आया। दूसरा आंसर देखिएगा, जेड के कैप को आर अल्फा थीटा कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जेड के कैप और आर अल्फा थीटा कैप, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू आर अल्फा तो आएगा, साथ में के कैप क्रॉस थीटा कैप आएगा, के कैप क्रॉस थीटा कैप। और के कैप क्रॉस थीटा कैप किधर होगा, देखो माइनस आर कैप। माइनस आर कैप। ठीक है,
तो यहाँ पर हुआ z क्या था यार वो z इंटू आर एल्फा और माइनस आर कैप प्लस अब आर आई आर कैप और ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, बट दोनों में आर कैप है, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट में आएगा आर आई, और ये जो आर अल्फा देख रहे हो ये भी आर रेडियस वाला है, आर आई वाला। ओमेगा स्क्वायर आर में भी जो आर है वो आर आई है, रेडियस है। यहाँ पर सब ये आर आई है क्योंकि ith पार्टिकल की बात की थी हमने। तो लास्ट टर्म आएगा आर आई इंटू आर कैप और आर आई अल्फा थीटा कैप का प्रोडक्ट, K क्या है? माइनस K कैप आर आई स्क्वायर अल्फा इंटू के कैप। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गया? आप देख लो एक एक करके, इसमें टाइम लगेगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, अब इसमें हमारा एक्सिस के अबाउट कौन सा टॉर्क है? हमारी एक्सिस किस मतलब जो एक्सिस थी उसको हमने क्या डिनोट कर रखा है? एक्सिस के कैप। तो टॉर्क में 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो आखिरी वाला टर्म है ये आपका अलोंग द एक्सिस है, और बाकी के जो टर्म्स हैं वो भी टॉर्क हैं, बट दे आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस। और यहां पर एक पॉइंट लिखा गया, देखिए ऊपर, जनरली द फोर्सेस ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट। ठीक है ना, हर एलिमेंट पे अलग अलग फोर्स आएगा, बिकॉज सबके लिए रेडियस अलग है, तो उनके फोर्सेस की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, क्योंकि जिसका रेडियस अलग होगा तो एक्सेलरेशंस भी अलग आएंगे उनके। बट यहां पर क्या कहा जाता है, देखिएगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस। ये बहुत ही डीप पॉइंट है, बहुत ही डीपली समझने वाला पॉइंट है, कि जो आप रिलेशन निकाल रहे हो वो पूरे टॉर्क का नहीं निकाल रहे हो। जो रिलेशन हम निकालेंगे वो कंप्लीट टॉर्क का नहीं है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, और वो भी कौन सी डायरेक्शन का कंपोनेंट? कंपोनेंट ऑफ द along टॉर्क the axis. अलोंग द एक्सिस। बाकी के डायरेक्शन में टॉर्क से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अलोंग द एक्सिस में आपका ये आखिरी वाला टर्म है, यानी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस, जो जेड एक्सिस थी हमारे लिए, तो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस निकालेंगे तो ये आपका डेल्टा एम आई आर आई स्क्वायर इंटू एल्फा है। ये फॉर ith पार्टिकल है, अभी सिर्फ एक पार्टिकल का निकला है, और इस बॉडी में ऐसे न जाने कितने पार्टिकल्स होंगे। तो टोटल टॉर्क जब निकालेंगे सारे पार्टिकल्स के फोर्सेस का मिला करके टोटल टॉर्क, तो आपको समेशन करना पड़ेगा, समेशन ऑफ दिस डेल्टा एम आई इंटू आर आई स्क्वायर इंटू एल्फा करना पड़ेगा। और जरा ये याद करिए कि समेशन ऑफ डेल्टा एम आई आर आई स्क्वायर, ये चीज तो पहले किसी और नाम से बताई जा चुकी है आपको। Moment of Moment inertia. Moment of inertia. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बाय डेफिनेशन ये चीज, और इसीलिए हमारा रिलेशन बन जाता है आई मल्टीप्लाइड बाय एल्फा। बट this torque on the left side is only along axis, this is not the complete torque, and therefore the moment of inertia is also along the axis। ये बेसिकली इस तरीके से इक्वेशन है। ये बहुत ही न्यूमेरिकल्स में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कोई अगर आपका वाइवा लेना स्टार्ट कर दे और परेशान करना चालू कर दे तो फंस जाओगे कि यार ये जो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, क्या इसमें आप कंप्लीट टॉर्क की बात कर रहे हो? तो आंसर है कि नहीं, हम कंप्लीट टॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। Component along the axis हाँ, होगा। हाँ, और क्यों होगा, हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको उसी से मतलब भी है। बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, हमको उसी से टॉर्क से मतलब है ना, बाकी डायरेक्शन के टॉर्क से हमारा क्या करना है हमको। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रही है तो आपका इंटरेस्ट एक्स एक्सिस की फोर्सेस में ही होगा। बाकी जिन डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर ही नहीं रहा, उन डायरेक्शन की फोर्सेस से हमको क्या मतलब? सर ये कोई इफेक्ट नहीं डालती? नहीं Object या डालेंगी, particle? उस नहीं, रोटेशन में इफेक्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि आपने बॉडी को एक फिक्स एक्सिस, तो एक्सिस को फिक्स करने के लिए हिंज लगाया होगा ना तुमने, कहीं बाहर से पकड़ रखा होगा एक्सिस को। वो झेल जाएगा। हाँ, वो सब बाकी के टॉर्क वर्क सब बैलेंस कर देंगे वो तो। यस सर। तो ये एक बड़ी देखो, इसका डेरिवेशन मैं चाहता तो 3 लाइनों में भी कर सकता था। आप नूतन फिजिक्स उठाइएगा, कुमार मित्तल वाली जो है,
तो 3 से 4 लाइनों में इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी तुमको, बहुत ही आसान डेरिवेशन है वो, बट उसमें ये पॉइंट आप स्किप कर जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट हमसे छूटे, कि जो आप रिलेशन स्टैब्लिश करते हो वो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस और अल्फा के बीच में निकालते हो, और वो रिलेशन आता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जिसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी एक्सिस के अबाउट। अच्छा, तो सर ये सर प्रैक्टिकली अगर सर देखे तो ये जो सर लट्टू वट्टू होते हैं टॉप वगैरह, इनमें सर ये बाकी कंपोनेंट्स के टॉर्क डालते हैं इफेक्ट? डालते हैं। लट्टू में फिक्स एक्सिस कहाँ है? यस सर, तभी सर वो इधर उधर हिलता रहता है। तो हिलता ही रहेगा। अब दिवाली में चरखी घुमाओ आप, तो जो चरखी होती है वो रोटेट करती है, क्या एक ही जगह पर रोटेट करती है? इधर उधर हिलती उलती नहीं है वो। यस सर। तो ये तो रोटेशन तो है, लेकिन मूविंग एक्सिस वाले हैं ना ये तो। आप बात कर रहे हो फिक्स्ड एक्सिस की, उनके लिए ये रिलेशन है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का। चलिए जी, अब इसको हम लोग, एक और बात आती है, अब ये जो टॉर्क निकाला है ये किन फोर्सेस का निकाला है आपने? किन फोर्सेस की टॉर्क निकाली जाएगी? टॉर्क के लिए ये जरूरी है कि पहले फोर्स आए, तो कौन सी फोर्स? क्या ये इंटरनल फोर्सेस की टॉर्क है या एक्सटर्नल फोर्सेस की टॉर्क है? किन किन की टॉर्क की बात कर रहे हैं हम लोग? तो इसका आंसर यहां पर है। जो टॉर्क निकाला जाएगा उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस के टॉर्क का समीशन है। यहां पर आप थोड़ा सा फंसोगे, बता रहा हूं। फंसोगे क्या, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फंसाना है कि नहीं फंसाना है। भाई मैं चाहूं तो इसको स्किप भी कर सकता हूं, चाहूं तो आपको फंसा भी सकता हूं, मर्जी मेरी है। ब्लफ करना हो तो मैं इस पेज को स्किप कर सकता हूं, आपको पूरी लाइफ पता नहीं चलेगा क्या हुआ। देखिए यहां पर एक पॉइंट है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है ना। वी नो बाय न्यूटन थर्ड लॉ दैट द इंटरनल फोर्सेस कैंसिल इन द पेयर बिकॉज एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, तो यानी कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, डज द सेम स्टेटमेंट होल्ड अबाउट पेयर ऑफ टॉर्क, इंटरनल नो टॉर्क? सर, क्यों ऐसे नहीं तो होता? सर फिर पंखा चलता ही नहीं। तो पंखा इंटरनल टॉर्क की वजह से चलता है कि एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से चलता है? मोटर सर इंटरनल। तो डज द सेम स्टेटमेंट होल्ड मतलब कि अगर इंटरनल फोर्सेस के सम कैंसिल हो रहे हैं, मतलब फोर्सेस इक्वल अपोजिट हैं और वो कैंसिल हो रही हैं, तो क्या उनके टॉर्क भी कैंसिल हो जाएंगे? आंसर इन्होंने सही दिया है कि आंसर है नहीं, ये हमेशा नहीं होता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्स के टॉर्क जरूरी नहीं है कि आपस में कैंसिल हो। हाँ, कैंसिल कब होंगे वो लिख रहा हूं आपको, कैंसिल करने की कंडीशन है उनकी। ith पार्टिकल और jth पार्टिकल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। मतलब जो लाइन ith पार्टिकल और jth पार्टिकल को कनेक्ट कर रही है, इनके फोर्सेस भी उसी लाइन के पैरेलल चले, तब तो इंटरनल फोर्सेस की टॉर्क कैंसिल कर जाएगी, अदरवाइज नहीं। मतलब ऐसे, मतलब ये कि आप एक ith पार्टिकल चूज करो और एक jth पार्टिकल चूज करो। ith पार्टिकल jth वाले पार्टिकल पर कोई फोर्स लगा रहा है, उसको आप फोर्स j ऑब्लिक i कर दीजिए, फोर्स ऑन द jth पार्टिकल बाय द ith पार्टिकल। एक सेकेंड, पहला काम क्या करने जा रहे हैं, i और j पार्टिकल को हमने मिला दिया, एक लाइन बनाई जिससे i और j पार्टिकल कनेक्ट हो गए, एक लाइन मिलाई। अनुष्का जी बता रहे, एक मिनट, ith पार्टिकल और jth पार्टिकल को हमने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, और i और j पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो, लेकिन वो फोर्स इस लाइन से अलग एंगल पर है, अलग डायरेक्शंस में है। मतलब जो ith पार्टिकल पर jth पार्टिकल का फोर्स है और jth पार्टिकल पर ith पार्टिकल का फोर्स है, ये इक्वल और अपोजिट तो हैं, लेकिन ये उस लाइन पर नहीं है जो लाइन i और j को कनेक्ट कर रही है, उस लाइन पे नहीं है ये। ऐसे में इनके टॉर्क कैंसिल नहीं होंगे। इनफैक्ट
इसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं इसको आप। क्यों नहीं कैंसिल होंगे? अगर आप आई और जे के बीच में या कहीं पे कोई पॉइंट ले लो, इनकी फोर्सेस और लाइन के बीच में अगर एंगल बन रहा है, करके देख लो आप, एक चीज करके देख लो ना। ये भी मैंने शायद एक्टिविटी आपको बताई हुई है, ये एक्टिविटी भी मैंने बताई थी कि आप एक स्केल लें और स्केल की लेफ्ट एंड पर ऊपर फोर्स लगाइए और राइट एंड पर नीचे फोर्स लगाइए, दो अपोजिट फोर्स लगाओ, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। क्या इनके टॉर्क कैंसिल कर जाएंगे? ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी? सर रोटेट करेगी। करेगी सर। हाँ, पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है। हाँ तो यही तो हुआ ना कि इन फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग नहीं हो गया, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गए, इस वजह से टॉर्क कैंसिल नहीं होगी। यस सर। लेकिन अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो अब कर जाएगी। हाँ, तो यही बात कही जा रही है। मतलब इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, इसको मतलब सब्जेक्टिवली भी पूछते हैं, बोर्ड वाले भी पूछते हैं कि इज इट नेसेसरी दैट इफ सम ऑफ टू फोर्सेस इज जीरो देन सम ऑफ टॉर्क विल आल्सो बी जीरो? इसको आप मैथमेटिकली दिखा देंगे एक बार साथ में? किसको? यही कि मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब सेम नहीं है तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। हाँ, इसलिए नहीं होगा ना। आप देखो कोई पॉइंट चूज कर लो यार, आप एक कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट। मान लो हमने एस पॉइंट चूज किया, यहाँ पर लेफ्ट वाली फिगर में दिखा रहे हैं हमने, यहाँ पर एक एस पॉइंट चूज किया। आप देखो लेफ्ट वाली फोर्स के लिए वेक्टर आर आपका लेफ्ट साइड जाएगा। आप बताओ इसका कैसा टॉर्क आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर आर को एफ की तरफ स्वीप करें और एफ ऊपर जा रहा है, फोर्स एफ एंटी ऊपर, क्लॉकवाइज। ध्यान से करके देखो। क्लॉकवाइज आएगा सर। क्लॉकवाइज। अच्छा, अब राइट वाले पे आओ। राइट एंड पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, राइट एंड पे फोर्स नीचे है और राइट एंड के लिए पॉइंट एस से वेक्टर आर राइट साइड जा रहा है, तो इसको आर को एफ की तरफ स्वीप करूं। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो जब दोनों ही क्लॉकवाइज टॉर्क हैं तो कैंसिल कैसे करोगे? सर हो ही नहीं सकते कैंसिल ही। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये ब्लू कलर से जो लाइन लिखी हुई है ये समझने के लिए है आपके कि अगर इंटरनल फोर्सेस की जो डायरेक्शंस हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स है, तब तो उनके टॉर्क कैंसिल कर जाएंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं करेंगे। सर मतलब जो टॉर्क के मामले में पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स काम नहीं करता है, ये ना, कह सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ, टॉर्क के मामले में आप फोर्सेस का वो इनवेरिएंट नेचर यूज नहीं करोगे कि फोर्स को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो, क्योंकि अगर ये काम करने लगे फिर तो हम सारी फोर्सेस को सेम लाइन पे ला सकते हैं। अगर हम फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दें तो दोनों फोर्सेस उठा करके एक कॉमन लाइन पे ले आओ। यस सर। तो हम फिर क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। देखिए न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तुमको मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में इतना भी टेंशन मत लो आप। मैं सिर्फ ये थियोरेटिकल पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सा क्वेश्चन आए। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होते, हमेशा जीरो नहीं होते। हाँ, हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में जीरो लेंगे क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं बॉडीज के करते हैं जहां पर इंटरनल फोर्सेस दोनों पार्टिकल को कनेक्ट करने वाले लाइन के अलोंग ही लगती हैं। हमारे सिलेबस में वही चीजें आती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनल टॉर्क जीरो हो गया, थियोरेटिकली जीरो हो गया, नहीं। न्यूमेरिकली जीरो होना अलग बात है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल ही वही कराए जाएंगे, हमको वो न्यूमेरिकल कराए ही नहीं जाएंगे जहां पर इंटरनल टॉर्क आती है। तो हमने न्यूमेरिकल नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लॉ बदल देंगे उठा करके। मतलब सर इस जो आपने ये एक डायग्राम ड्रॉ करा है यहाँ पे आई और जे पार्टिकल्स वाला, मतलब अगर इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्सेस ये ब्लू लाइन के अलोंग होंगी तो इनका इंटरनल टॉर्क जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो कुल मिला करके हमारे लिए कंडीशन ये बन गई, देखें ये चीज यहां पर लिखा भी है, स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट देन we have so far since we have added the additional requirement regarding the direction of all internal forces
मतलब हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी है कि इंटरनल फोर्सेस की डायरेक्शन उस लाइन पे ही होनी चाहिए जिस लाइन पर दोनों पार्टिकल्स हैं। उस एजम्पशन के बाद टॉर्क विल बी जस्ट ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, और इसीलिए आपको सिलेबस में ये बताया जाता है कि टॉर्क एक्सटर्नल बराबर आई अल्फा। हमेशा ये लिखा हुआ मिलेगा, तुम किसी भी बुक को पढ़ोगे ना, किसी भी बुक को अगर आप रीडिंग लेते हो तो आपको यही लिखा होता है कि एक्सटर्नल टॉर्क बराबर आई अल्फा। अगर आपने एडवांस में कुछ स्टडीज की हो तो 100% मैं श्योर हूं कि आपने चाहे रेसनिक फॉलो की हो चाहे एच सी वर्मा को फॉलो किया हो, सबने यही बात कही है कि एक्सटर्नल टॉर्क बराबर आई अल्फा। वो दो बातें यहाँ पर बताना भूल जाते हैं, एक कि ये टॉर्क का सिर्फ एक कंपोनेंट है जो एक्सिस के अलोंग है, दूसरा हम लोगों ने एक एजम्पशन कैरी कर रखा है कि इंटरनल टॉर्क्स कैंसिल हो चुके हैं, ये एजम्पशन कैरी करके चल रहे हैं। सर और रेसनिक में बताया गया है। लिखा है? यस सर, बताया गया है। यस Yes, सर, sir. और ये नेट लिखा है एक्सटर्नल की जगह। नहीं, इंटरनल टॉर्क वाला बात कही है उन्होंने। हाँ सर, ये भी कही है और कंपोनेंट वाली बात भी कही है। हाँ यस सर। तो अच्छी किताब है, फिर तो इसीलिए तो अच्छी किताब है वो। कुल मिलाकर के चलिए न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा आपके लिए न्यूमेरिकल की एक इक्वेशन है। स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल के लिए बस एक लाइन, टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा, बस खत्म। अब देखो, ग्राइंडिंग व्हील की बात कर रहे हैं, एक ग्राइंडिंग व्हील जो सॉलिड डिस्क के फॉर्म में है, रेडियस गिवन है, मास गिवन है, और स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू भी दी हुई है। तो अब इसमें हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है जब वो 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे आ जाएगा, रेस्ट से 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ पर ना एक्चुअली आपको काइनेमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस बताई गई थी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाली, जिसमें ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी। फिर एक और इक्वेशन दी थी कि थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और एक तीसरी इक्वेशन जिसको हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन के एनालॉग पे देखा था। ये तीन इक्वेशन, और अभी अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो ये क्वेश्चंस इन चारों को मिला करके पूछे जा रहे हैं। देखिए, डिस्क है, रेडियस है और मास है, तो पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। डिस्क, उसका मास और रेडियस दिया हुआ है, तो बाय फॉर्मूला mr²/2 कर सकते हैं इसको। मास 2 किलोग्राम, रेडियस 0.07 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाओ और डिवाइडेड बाय 2, ये टॉर्क। टॉर्क डायरेक्टली तुमको दे रखा है 0.6 न्यूटन मीटर का। इन दोनों से क्या निकाला जा सकता है भाई, अभी जो रिलेशन पड़ा? अल्फा। ठीक, तो आप अल्फा कैलकुलेट कर लोगे। अब अल्फा कैलकुलेट करने के बाद स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट 0 है, टाइम पूछा है, अल्फा हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो सही आएगा, और बाद में 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे आ गया, यानी बाद वाला ओमेगा 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, लेकिन हमने कहा था इसको रेडियन पर सेकंड में लेके जाओ। into 2 pi/60। तो 1200 रिवॉल्यूशन का मतलब इंटू 2 पाई रेडियंस हो गए, और ये मिनट्स में दे रखा है आपको, तो डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड। क्या फर्स्ट इक्वेशन से टाइम नहीं आ सकता? अब बोलो। यस सर, आ जाएगा सर। और हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज इट टर्न व्हाइल एक्सेलरेटिंग, बी पार्ट। तो ए पार्ट आप यहां से कर लेना, और बी पार्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो बी पार्ट के लिए पहले थीटा कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला हाफ अल्फा थीटा टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट 0 है। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है कि आप एंगल थीटा को डिवाइड कर दो 2 पाई से, टोटल एंगल जो जाए उसको 2 पाई से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे हमेशा। ये भी किया जा सकता है। बोलो, आगे बढ़ जाए फिर, मतलब अगर स्टेप समझ में आ रहे हैं। यस सर। यस है ना? सर। चलिए नेक्स्ट देखो। और सर आप आज वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिजिकल मीनिंग बताने वाले थे। बता रहे बच्चे, बता रहे टॉर्क इक्वल टू, टाइम लगेगा देखो, मतलब हर ओके चीज सर, एक सीक्वेंस में ही आ पाएगी, जल्दीबाजी करेंगे ना फिर बिगड़ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आप देखो, हमने बेसिक एग्जांपल्स उठाया यार, मैं खुद नहीं चाहता कि जल्दीबाजी करें इस चैप्टर में। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट टॉर्क, 36 न्यूटन का एक टॉर्क है, ठीक है। लेकिन ये टॉर्क दो फोर्सेस को मिला करके है, एक जो आपका अप्लाइड फोर्स है उसका टॉर्क, और एक फ्रिक्शन का टॉर्क, दोनों को मिला करके टॉर्क है ये।
और जो अप्लाइड फोर्स है वो 6 सेकंड के लिए लगाया गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 10 रेडियन पर सेकंड, और उसके बाद अप्लाइड फोर्स को हटा दिया, यानी कि सिर्फ फ्रिक्शन बचा। फ्रिक्शन की वजह से वो व्हील 60 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। अब इसमें 2-3 बातें पूछी इन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन का टॉर्क और टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन इन चार पॉइंट्स को लेकर के बनाए जाते हैं। 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन और चौथी जो आज अभी ड्राइव की, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लेकर के। तो पहले देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 0 रेडियन से 10 रेडियन पर सेकंड, यानी कि ओमेगा नॉट 0, ओमेगा 10, और क्या दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, सेकंड लाइन से पढ़ो टाइम की वैल्यू। सेकंड लाइन के क्वेश्चन में, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में अप्लाइड फोर्स एक्ट फॉर द 6 सेकंड्स एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब उस 6 सेकंड के अंदर, यानी टाइम हो गया 6। क्या निकल जाएगा इससे, कौन सी इक्वेशन से क्या निकल सकता है, अल्फा आ जाएगा। ओमेगा वाली से, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको हम छोड़ते जा रहे हैं, आप अपने लेवल पे कैलकुलेट करते रहना। अल्फा आ गया, और टोटल टॉर्क 36 दे रखा है। क्या ए पार्ट नहीं आ जाएगा, टोटल टॉर्क दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा 36 टोटल टॉर्क डिवाइडेड बाई अल्फा। यस सर। है ना अभिज्ञान जी, ठीक है करते रहो। 21.6 इसका आंसर बता दें, बी पार्ट का ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क, अब फ्रिक्शनल टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे तो वो सुनो। जब अप्लाइड फोर्स हटा दिया तो 10 रेडियन पर सेकंड वाली जो स्पीड थी वो अगले 60 सेकंड्स में रेस्ट पर आ गया। तो अब आप बी पार्ट के लिए ओमेगा नॉट क्या मान लेंगे, बी पार्ट के लिए जब फ्रिक्शन वाला टॉर्क लग रहा है 10 रेडियन 10 रेडियन पर सेकंड, और बाद वाला ओमेगा क्या मान लें, 0 मान लीजिए। टाइम दे रखा है 60, तो फिर अल्फा निकालोगे और फिर इससे टॉर्क फ्रिक्शन वाला निकालेंगे अब, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ये अल्फा फ्रिक्शन वाला अल्फा आएगा, 2 अल्फा, एक पहले वाला अल्फा और एक बाद वाला अल्फा। पहले वाले अल्फा में 2 टॉर्क थी, अप्लाइड फोर्स की टॉर्क और फ्रिक्शन की टॉर्क। हाँ सर अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट ही रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना, मास और रेडियस पे, वो तो बॉडी तो वही है। जी सर। अल्फा टॉर्क पे डिपेंड करता है ना, कि आप ज्यादा टॉर्क लगाओगे तो ज्यादा अल्फा आएगा, कम टॉर्क लगाओगे तो कम अल्फा आएगा। ये तो वैसे होगा जैसे न्यूटन लॉ में आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी, कम फोर्स लगाओ कम एक्सेलरेशन आएगी। बॉडी का मास तो वही रहेगा। यस सर। हो जाएगा टॉर्क बाय द फ्रिक्शन, बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, अल्फा दूसरे पार्ट में, सर यस। और तीसरे में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकलेगा, ये तीसरे पार्ट का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो दोनों का अलग अलग निकालना। सर थीटा निकाल सर को 2 पैसे तो 2 थीटा निकलेंगे इसमें, ध्यान रखो। एक थीटा, जो थीटा नेट होगा ये 2 पार्ट्स में आएगा ना। एक थीटा आपका पार्ट ए वाले से आएगा, तो 6 सेकंड के लिए, फिर 60 सेकंड्स के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और एक पार्ट बी के लिए आएगा। तो पार्ट ए का जब थीटा निकालेंगे ओमेगा नॉट टी वाला, तो उसमें ओमेगा नॉट 0 है, हाफ, उसमें अल्फा निकाल ही लेते हैं यार, कितना आया था ये, एक बार देख ले, बिल्कुल जरा बार बार दिक्कत कर रही है। 10/6 मतलब 5/3, 10/6 सर। हाँ तो 5/3, यहाँ 5/3, और इसमें टाइम का स्क्वायर ये। और दूसरे वाले में उसमें ओमेगा नॉट 10 है, टाइम 60, और अल्फा वहां माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन रिटार्डेड करेगा। -1/6। अब ये अल्फा फ्रिक्शन देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, अल्फा -1/6 सर। अच्छा -1/6, हाँ तो 1/6 और टाइम 60 का स्क्वायर, इसे टोटल थीटा निकालोगे दोनों मिला करके। और फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए जो टोटल थीटा निकाला है आपने, दोनों फेजेस को मिला करके, और डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, बोलो बच्चा, फिर आगे बढ़े तो। यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे ग्रेजुअली।
अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ मतलब सॉरी व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है, रेडियस दे रखा है, इनिशियली वो रेस्ट पे यानी ओमेगा नॉट 0 हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग पर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, ये भी हो जाएगा वैसे तो। तुमको टाइम दे रखा है, ओमेगा निकालना है, मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा को रिप्लेस कर सकते हो, अल्फा की जगह पर टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इनटू डी। सब छोटे छोटे फॉर्मूले यूज करने हैं इसमें। क्या इसमें सारी बातें दी नहीं गई हैं आपको? क्या ओमेगा नॉट की वैल्यू, एफ की वैल्यू, डी की वैल्यू, टी की वैल्यू और आई की वैल्यू, क्या सब दिया नहीं है? सब कुछ दे दिया Yes, सर। sir, दिखा। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बहुत ग्रेस मार्क्स मिलते हैं एक तरीके से, ये फ्री वाले नंबर्स हैं सब, अगर ऐसा लेवल आ जाए पेपर का कभी। रोटेशनल के सर बहुत आते हैं सर, पैकेज में ही 140 हैं हाँ, आईआईटी के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखो, हम डायरेक्ट उस लेवल पर नहीं जाना चाह रहे हैं ना, आप देखो लेवल कितना नीचे नीचे, कितने नीचे लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो इसमें आंसर है, ये भी सेम क्वेश्चन है बट इसको हम छोड़ दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, सिमिलर लॉजिक पर है, वही 4 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं इसमें भी, तो उसको प्रैक्टिस करना। आंसर नीचे लिखा है 4.3 इंटू इतना। मास पुली सिस्टम पर आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा अब लेवल बढ़ रहा है मास पुली सिस्टम पे। देखो इसमें क्या करेंगे, ये दो मासेस हैं, एक तरफ कैपिटल एम, एक तरफ स्मॉल एम, और स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है, जो पुली है, अभी तक आप जब न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे, मतलब काइनेमेटिक्स के बाद जो न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे पहले, तो हम लोग पुलिस को आइडियल मानते थे, मासलेस पुलिस मानते थे। अब यहाँ पर जो पुली है वो मासलेस नहीं है, उसके अंदर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जा रहा है तुमको, यानी कि वो पुली रोटेट कर रही है। तो अगर ये कैपिटल एम मास नीचे आएगा, स्मॉल एम मास ऊपर जाएगा, तो ये पुली साथ में रोटेट भी करेगी। रोटेटिंग पुली का एग्जांपल है मास, मतलब न्यूटन लॉ, मास मतलब मास पुली सिस्टम जिसमें पुली रोटेट कर रही है। और यहाँ पर एक और बात कही गई है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। इस लेक्चर को मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रिंग का नो स्लिप होना का क्या मतलब था, ये पहले बताया जा चुका है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी स्ट्रिंग की, मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा, याद है आपको ये चीज? यस Yes, sir. यस सर यार। चलो जी, बहुत अच्छे, फिर काम खत्म हो गया। इसका मतलब अगर कैपिटल एम मास v स्पीड से नीचे जाए, स्मॉल एम मास v स्पीड से ऊपर उठे और पुली ओमेगा से रोटेट करे, तो ये डज नॉट स्लिप से आपको ये मालूम चल जाएगा, डज नॉट स्लिप वाली लाइन से, कि v इक्वल टू ओमेगा आर। तो बच्चा एक में किसी का माइक है यार। और इसी से ये भी मालूम चल जाएगा कि अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे आए और पुली अल्फा से रोटेट करे, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो आपको एक और रिलेशन आ जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई dt। यानी कि आप कह सकते हो a इक्वल टू आर अल्फा। एक इक्वेशन ये बन गई। ये डज नॉट स्लिप, जिनको दिक्कत है वो एक बार पुराना लेक्चर याद करें, नो स्लिप अलग से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी। यस सर। इसके बाद क्या इक्वेशंस बनाएंगे? इसके बाद की इक्वेशंस बताएं। सिर्फ बीडी दिखाएंगे कैपिटल एम की यस सर। क्या बनेगी इक्वेशन, जरा बना के दिखाओ। कैपिटल एम की क्या इक्वेशन बनेगी? सर mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, इसमें सर पुली की इक्वेशन ऐड हो जाएगी और न्यूटन लॉ से हटके। यार एक मिनट रुको। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को यार? यस सर दिख रही। यस सर। ओके चलो, कुछ प्रॉब्लम हो गया था शायद मेरी तरफ। हाँ जी देखो, इसके बाद क्या करेंगे, देखो आप मोशन ऑफ कैपिटल एम पर आओ, एक ये लोगे,
उसके बाद मोशन ऑफ कैपिटल एम के बाद मोशन ऑफ स्मॉल एम लेंगे। जितनी बॉडीज मूव कर रही हैं सबके मोशन को कंसीडर करके और सबकी इक्वेशन लगाओ और एक मोशन ऑफ अ पुली लाओ। अब एक बात तुमको ध्यान देने वाली है, एक चीज क्या कि जब हम न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे, न्यूटन लॉ, तो एक बात बताई गई थी आपको, और वो बात ये बताई गई थी कि जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप दोनों तरफ का टेंशन फोर्स सेम दिखाते थे। यस सर। मतलब पुली के लेफ्ट साइड और पुली के राइट साइड पर सेम टेंशन फोर्स दिखाते थे दोनों तरफ टी। याद करना जरा इस लेक्चर को। अगर हम एम पर टी दिखाते थे तो बगल वाले एम पर भी टी दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ सेम टेंशन दिखाएंगे तो आप एक बात बताओ, क्या टॉर्क आएगी? जरा नोटिस करो, पुली की सेंटर के अबाउट, पुली की सेंटर के अबाउट रोटेट ही नहीं करेगा। नहीं सर। ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर सेम टेंशन दिखा दोगे दोनों तरफ तो ये रोटेट नहीं करेगा। और पहली बात, दोनों तरफ सेम टेंशन क्यों नहीं होगी? क्या रीजन है कि दोनों तरफ का टेंशन सेम नहीं होगा? पुली का भी मास है। तो पुली मोशन में है, उससे क्या होता है? तो पुली का मास है। उससे नहीं, रीजन ये नहीं है। असर्शन रीजनिंग में फंस जाओगे आप। पुली के दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट है, इसका रीजन ये नहीं है कि पुली में मास है। अनइक्वल वेट है दोनों। The suspended masses अलग ये भी रीजन नहीं है, ये भी रीजन नहीं है इसलिए। हाँ, मैंने शायद पहले तुमको बताया था कि जैसे आप कभी आपके हाथों में ऑयल लगा हो तो आप किसी बॉटल के कैप को खोल नहीं सकते, आप रोटेट नहीं करा पाते हो, स्लिप कर जाते हो। क्या आप नहाने जाओ, नहाने में जो क्या आप स्मूथ सरफेसेस पे टॉर्क लगा सकते हो? बताओ। नहीं सर, वो शैशे नहीं खुलता शैम्पू वाला। कुछ भी बना लो, बताने नहीं खुलता ना, स्मूथ सरफेसेस के साथ आपको कुछ नहीं खुलेगा। आप वॉश बेसिन का टैप खोलने की कोशिश करो, अगर आपके हाथ में साबुन लगा है खुलेगा ही नहीं, स्लिप कर जाएगा वो। तो बेसिकली लॉजिक क्या है ना कि इस पुली के सरफेस पर फ्रिक्शन रहा होगा, तभी ये रोटेट कर सकता है। कोई भी बॉडी रोटेट तभी करेगी, सर्कुलर बॉडीज तभी रोटेट कर सकती हैं जब यहाँ पर इनकी सरफेस रफ हो। और जब रफ होगा यानी फ्रिक्शन आ जाएगा तो एक साइड से दूसरे साइड के बीच में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया। फ्रिक्शन की वजह से टेंशन फोर्सेस अलग अलग आएंगी। इनफैक्ट किस तरफ ज्यादा टेंशन आएगी? अगर कैपिटल एम मास नीचे आ रहा है, कैपिटल एम मास का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, और तो जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर होगी, जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर होगी उसका मोशन किस तरफ होगा? आप नोटिस करो, स्ट्रिंग ऑन द पुली, इसका मोशन किस तरफ होगा? ये स्मॉल एम की तरफ। नहीं बच्चे, जो पुली के ऊपर स्ट्रिंग है, पुली के ऊपर, ये कैपिटल एम के साथ नीचे नहीं चली जाएगी? यस सर। यस सर। यस सर। तो स्ट्रिंग जो पुली के ऊपर है उसका मोशन जिस तरफ हो रहा है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लग रहा होगा वहां पर। तो किस तरफ ज्यादा टेंशन होनी चाहिए बताओ ना? कैपिटल एम वाली साइड पर ज्यादा टेंशन होनी चाहिए कि स्मॉल एम वाली ज्यादा? फ्रिक्शन को कैपिटल एम वाले साइड पर। हाँ, कैपिटल एम वाले ना, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करके चलना है तुमको। फ्रिक्शन को ओवरकम करके कैपिटल एम चलेगा। तो हम कैपिटल एम की साइड पर एक T1 टेंशन दिखाएंगे और स्मॉल एम की साइड पर T2 टेंशन दिखाओगे आप, तभी इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगी, तभी इसमें टॉर्क डेवलप हो पाएगी। एक बार किसमें टेंशन ज्यादा होगा रिपीट कर दीजिए। इसमें देखो ना, मैं अभी ये समझा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि फिगर, ये जो पुली के ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसका मोशन लेफ्ट साइड पे हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाना। मोशन ऑफ स्ट्रिंग, अब आप समझ सकते हो कि स्ट्रिंग का मोशन जो दिखाया गया है, यहाँ तक एग्री कर रहे हो? क्योंकि कैपिटल एम डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। यस सर। अच्छा, तो जो मोशन ऑफ स्ट्रिंग है उसके अपोजिट फ्रिक्शन है, मोशन ऑफ स्ट्रिंग के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। तो एक तरीके से जो फ्रिक्शन और T2 है वो लगभग सेम डायरेक्शंस में चलेगा। फ्रिक्शन और T2 सेम डायरेक्शंस में है, तो T2 और फ्रिक्शन मिल जाएंगे और उनको बैलेंस करेगा T1। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। बाकी लोग बताएं बच्चा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पुली अगर रोटेट करेगी तो आप उसमें टेंशन फोर्सेस डिफर कर देना कुल मिलाकर के।
सेम टेंशन नहीं दिखाओगे आप, एक तरफ T1 टेंशन दिखाना होगा, एक तरफ T2 टेंशन दिखाना होगा। और इसी बिहाफ पर आप कैपिटल M का जब न्यूटन लॉ लगाओगे तो कैपिटल M के फ्री बॉडी डायग्राम में mg की फोर्स दिखाएंगे और एक T1 टेंशन दिखाएंगे और इसकी एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस T1 बराबर ma। फिर जब स्मॉल m की बनाएंगे तो स्मॉल m के फ्री बॉडी डायग्राम में अपवर्ड डायरेक्शन में T2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोटा mg, इसकी एक्सेलरेशन a ऊपर, इसकी इक्वेशन बनेगी T2 माइनस छोटा mg बराबर ma। और अब पुली के लिए जब T1 T2 दिखाएंगे तो इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालो, टॉर्क अबाउट सेंटर। तो टॉर्क अबाउट सेंटर जब पुली के केस में निकालेंगे फिर से देखिएगा, तो एक T1 की टॉर्क आएगी जो कि T1 इंटू उसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से T1 का डिस्टेंस रेडियस यानी कि T1 इंटू आर, और एक टॉर्क T2 की आएगी जिसके लिए T2 इंटू उसका सेंटर से डिस्टेंस वो भी आर। और ये चेक करके बताओ जरा, दोनों टॉर्क ऐड होने वाले हैं या सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ये चेक करके बताओ, मतलब इनके सेंस एक ही है या अपोजिट है? सर ऑपोजिट अपोजिट है सर। ऑपोजिट। तो माइनस करेंगे टोटल टॉर्क, और टोटल टॉर्क बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। अब इसमें से आर को हटा देते हैं, आर को राइट साइड पे लेके जाओ, तो ये आई और अल्फा अपॉन आर बन जाएगा, इसको थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। और फिर तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, T1 T2 चले जाएंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। मतलब समझने वाला पॉइंट मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चा, एक बार फिर समझो कि समझने वाला पॉइंट क्या है कि क्योंकि पुली की सरफेस रफ है, तो जब स्ट्रिंग पुली की एक साइड से दूसरे साइड पर जाएगी तो बीच में एक रफ सेगमेंट है, उस रफ सेगमेंट की वजह से फ्रॉम वन साइड ऑफ द पुली टू द अदर साइड ऑफ द पुली टेंशन फोर्स विल डिफर। यस सर। ठीक है बच्चा, बोलो। यस सर। यस सर। और सर घूमेगी भी तब जब जब सर डिफर करेगी, जिस तरफ टॉर्क ज्यादा होगा उस तभी तो तरफ टॉर्क घूमेगी। आएगा ना, बिकॉज T1 T2 बराबर, वो तो मैथमेटिकल रीजन हो गया कि T1 T2 बराबर होगा तो टॉर्क ही नहीं आएगी, तो वो रोटेट कैसे कराओगे उसको? तो रोटेट, अगर पुली रोटेट करनी है तो ये जरूरी है कि T1 T2 में डिफरेंस रहे। सर एक डाउट मेरा और था सर। मुझे सर जैसे अगर सर T1 और T2 इक्वल होते हैं, अगर कभी किसी भी केस में सर, मान लीजिए इमेजिन कर लें, तो सर ऐसा होता है क्या कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है? जीरो टॉर्क मतलब अल्फा जीरो, यस सर। मतलब डी ओमेगा बाई डी टी जीरो। यस सर। तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, या तो ओमेगा जीरो है या कांस्टेंट है। हाँ सर, मतलब यही दो केसेस बनेंगे ना। ठीक है अभिज्ञान जी, नहीं अभिज्ञान जी आंसर जो पिछले क्वेश्चन का आएगा ना, मैं आंसर लिखूंगा अगर इसका, तो आंसर इसका ये आएगा, अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये इतना आएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना इस आंसर को, एक्सेलरेशन का आंसर ये आएगा इसके। एक और करके दिखा दे रहे तुम्हें, देखो इसमें भी करके दिखा देते हैं जल्दी से, दो क्वेश्चन सिमिलर हो जाएंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसमें भी ये मास पुली सिस्टम है, सिर्फ एक काम करना इसमें भी इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी ये पुली रोटेट कर रही है, तो सिर्फ आप एक बात ध्यान रखना, रोटेट कर रही है तो आपको टेंशन डिफरेंट दिखाना होगा, एक T2 दिखाओगे और एक T1 दिखाओगे, बस इतना ध्यान रखिए। पुली पर भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 और पुली पर एक लेफ्ट साइड T2। इसमें ब्लॉक 2 के नीचे फ्रिक्शन भी है, तो अगर ब्लॉक 2 का मोशन राइट साइड हो रहा हो, ब्लॉक 1 की मोशन डाउनवर्ड हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक 2 के ऊपर एक फ्रिक्शन भी दिखाएंगे पीछे, म्यू इंटू नॉर्मल का। और हम फटाफट इक्वेशंस बना रहे हैं, ब्लॉक 2 की एक्सेलरेशन a मानेंगे, ब्लॉक 1 की एक्सेलरेशन a होगी और पुली की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगी। तो ब्लॉक 1 की इक्वेशन जब लिखेंगे तो ये तो नॉर्मल न्यूटन लॉ है, इसके लिए आप ब्लॉक 1 का मास कंसिडर करोगे,
तो m1g ब्लॉक 1 में ऊपर की तरफ T1 टेंशन है, तो माइनस T1 बराबर इसका मास m1a, फर्स्ट इक्वेशन। ब्लॉक 2 की जब इक्वेशन लिखेंगे, ब्लॉक 2 पर टेंशन T2 राइट साइड पर, फ्रिक्शन अपोजिट साइड पर, तो हम वहां इक्वेशन बनाएंगे T2 माइनस म्यू और उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स m2g के बराबर होगा, बराबर m2a। ये ब्लॉक 2 की इक्वेशन। उसके बाद पुली की इक्वेशन बनाएंगे। पुली में हमेशा आपको टॉर्क वाली इक्वेशन बनानी है, तो पुली का डायग्राम अलग से देख लो। पुली के लेफ्ट साइड पर T2 टेंशन लग रहा है और डाउनवर्ड साइड पर T1 टेंशन लग रहा है, और टॉर्क आप उसके सेंटर के अबाउट निकालोगे। तो सेंटर से T2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, सेंटर से T1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। सेंस चेक करना चाहो अगर, तो सेंटर से T2 को जो लाइन मिला रही है, इसको जब हम T2 की तरफ स्वीप करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। सेंटर से ऑपोजिट है दोनों। सेंटर से T1 को जब मिलाएंगे और उस लाइन को T1 की तरफ स्वीप करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है और T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और इसके अंदर अल्फा क्लॉकवाइज है। तो हम किसके टॉर्क को पॉजिटिव मानेंगे इसमें? T1। तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर बराबर आई अल्फा। जिस तरफ अल्फा है, अगर अल्फा क्लॉकवाइज है तो आप क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव मान लेना, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव मान लेना। मतलब अल्फा के अकॉर्डिंग हम टॉर्क का साइन देखेंगे। ये इक्वेशन बनी। इसमें से भी आर को हटाएंगे तो T1 माइनस T2 बराबर आई अपॉन आर अल्फा। लेकिन यहाँ पर अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको। उसके लिए ए और अल्फा में रिलेशन आएगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, जैसे पीछे निकाला था। और ये रिलेशन किस बेसिस पे आ रहा है कि स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लिप नहीं हो रही है, नो स्लिप की कंडीशन पे। यहाँ पर स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप अराउंड द पुली, उससे आ रहा है ए इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर है ये चीज? यस सर। एक मिनट देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला तो डिफिकल्ट है थोड़ा। मतलब अभी के लिए दो बातें सुनो कि जहां पर मासेस हो और रोटेटिंग पुली हो, मतलब अगर इसको हम समराइज कर दें तो मासेस विद रोटेटिंग पुली में जो पुली है उसके दोनों तरफ डिफरेंट टेंशन दिखाएंगे, फिर पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन दिखा दो आप। मतलब पुली की एक साइड जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T2 दिखाओ, पुली के दूसरे साइड जो स्ट्रिंग है उसमें T1 दिखाओ। दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग इक्वेशंस जैसे न्यूटन लॉ में लगाते हो, और पुली के लिए एक नई इक्वेशन बन रही है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली, जिसमें दोनों टेंशन की टॉर्क्स सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। ये आपको देखना पड़ेगा कि T2 में से T1 की टॉर्क सब्ट्रैक्ट करनी है कि T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पुली क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। जिस सेंस में पुली रोटेट करेगी उस सेंस के टॉर्क को पॉजिटिव और उसके अपोजिट सेंस की टॉर्क को नेगेटिव, फिर नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। और चौथी इक्वेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो नो स्लिप वाली बात है ये बार बार कही जाएगी क्वेश्चंस में, तो इसका पर्पस होता है ए इक्वल टू आर अल्फा करने का। नहीं शिवांशी, प्रैक्टिकली दोनों तरफ रोटेटिंग पुली में कभी भी सेम टेंशन नहीं आ सकती, और प्रैक्टिकली पुलीज रोटेट करती हैं बिकॉज फ्रिक्शन रहेगा वहां पर, तो वो हमेशा आएंगे रिजल्ट, कभी नहीं हो सकता वो चीज। इनफैक्ट एक तुमको मैं एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंसेप्ट, अभी प्रूफ तो नहीं करा पाएंगे लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुमको बता दे रहा हूँ क्या होता है। थोड़ा सा ये हायर लेवल पे जाना पड़ेगा तुमको, बहुत हायर लेवल पे। एक्चुअली रूल ये होता है कि जैसे अगर कोई स्ट्रिंग पुली से जा रही हो, मान लो कोई स्ट्रिंग पुली के अराउंड जाए, मैं तुमको ये कंसेप्ट बता ही देता हूँ, मतलब कि होता क्या है, रिलेशन क्या बनता है। अगर कोई स्ट्रिंग पुली के अराउंड जाए और जो पोर्शन पुली पर है वो सेंटर पे थीटा एंगल बनाए, स्ट्रिंग का जितना पोर्शन पुली के ऊपर है वो थीटा एंगल सबटेंड करे। द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ओवर पुली वो थीटा एंगल सबटेंड करे।
और एक तरफ आपका T1 टेंशन काम कर रहा है और एक तरफ T2 टेंशन काम कर रहा है, और म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसकी भी डेरिवेशंस हैं, बट डेरिवेशन टाइम लगेगा। तो एक रिजल्ट होता है इसमें दैट T2 इज ऑलवेज इक्वल टू T1। हम ये मान के चल रहे हैं कि T2 वाली साइड पर बॉडी का मोशन हो रहा है और T1 वाली साइड ऊपर जा रही है, ये मान के चल रहे हैं। तो T2 बराबर T1 एंड एक्सपोनेंशियल e टू द पावर म्यू इनटू थीटा, ये एक रिजल्ट है। अब मतलब डेरिवेशन अभी नहीं करा पाएंगे इसकी, बट ये एक्चुअली रिलेशन ये चलता है पुली के और टेंशन के बीच में। पुली की दोनों तरफ की टेंशंस का एक्चुअल रिलेशन ये है। जब आप स्मूथ पुलिस पढ़ते हो न्यूटन लॉ के चैप्टर में, स्मूथ पुली यानी म्यू जीरो, तो आपके लिए रिजल्ट बन जाता है T2 बराबर T1 e रेज टू द पावर 0। दैट मींस T2 बराबर T1। इसलिए स्मूथ पुली के दोनों तरफ सेम टेंशन दिखाई जाती है। एक बार वो थीटा क्या है वो बता दीजिए। थीटा है, अच्छा समझाते हैं तुमको। देखो जैसे ये आपके मतलब का है नहीं, मतलब मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि जैसे ये दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग ली पुली के ऊपर से और दूसरी तरफ वो स्ट्रिंग वर्टिकल कर दी। एक तरफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है और एक तरफ वर्टिकल स्ट्रिंग है। तो आप ये बताओ कि स्ट्रिंग का कितना पोर्शन पुली के कांटेक्ट में होगा, मतलब कितने जो एक क्वार्टर सर्किल जो है वो पुली को टच कर रहा है, तो वो क्वार्टर सर्किल इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। 90, यही थीटा है। मतलब जितनी स्ट्रिंग पुली के कांटेक्ट में है वो स्ट्रिंग पुली की सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है उसको थीटा कह रहे हैं। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक तरफ T1 टेंशन है और एक तरफ T2 टेंशन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया जाए, अगर क्वेश्चन में दिया कभी नहीं जाएगा तुमको, ओलंपियाड्स वगैरह में भले दे दिया जाए, यहाँ तो नहीं दिया जाएगा, तो T2 की वैल्यू लिखते हैं हम लोग T1 e रेज टू द पावर म्यू और वो पाई बाय 2, ये आपसे कह रहे हैं। जैसे कि अगर दोनों तरफ वर्टिकल स्ट्रिंग्स लगाते हो, दोनों तरफ वर्टिकल स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड भी वर्टिकल स्ट्रिंग, राइट साइड भी वर्टिकल स्ट्रिंग, इसका मतलब कितनी कितनी स्ट्रिंग पुली के कांटेक्ट में चली गई अगर दोनों तरफ की वर्टिकल स्ट्रिंग है तो? यानी कि 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ पाई हो गया थीटा। तो अब ऐसे में अगर एक तरफ T1 टेंशन है और एक तरफ T2 टेंशन है तो हम लिख देंगे T2 बराबर T1 e रेज टू द पावर पाई थीटा। ये मतलब समझा रहा हूँ आपको, कितना एंगल वहां पर है टच कर रहा है। वो पाई यू होगा, हैं? पाई यू पाई म्यू होगा ना सर? अरे सॉरी, वो थीटा नहीं, म्यू, पाई इंटू म्यू। हाँ ये है, इसकी भी डेरिवेशंस होती हैं, बट हर चीज अब डिराइव करने में टाइम तो लगता है यार। ये एक्चुअल लॉजिक है, मतलब कभी भी अगर आप किसी भी बुक में सर्च करोगे, आपके नॉर्मल बुक्स में तो मिलेगा भी नहीं ये, खैर ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग में मिलता है जाके। बट तुम्हारे कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि पुली के दोनों तरफ की टेंशंस डिफर करेंगी या सेम रहेंगी, ये डिपेंड करता है कि पुली के सरफेस पर फ्रिक्शन है या नहीं है। मासेस से कोई मतलब नहीं, लोड क्या लगाया है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिसाइड करता है कि T2 T1 बराबर होने हैं कि नहीं होने। ओके सर। ठीक है जी। तो आप जितने भी मास पुली वाले क्वेश्चंस करोगे जहां पर पुली रोटेट करेगी तो ध्यान रखना होगा तुमको, T2 T1 करके सॉल्व करोगे इसको। और उसके बाद करना आपको बेसिक है, दोनों ब्लॉक्स के लिए जैसे आप न्यूटन लॉ लिखते थे वैसे लिखो। पुली के केस में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बढ़ गई आपकी, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन पुली के लिए आ गई, वो है टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा की। ठीक है जी, बोलो। तो अब यस सर। ठीक है जी।